नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल तलब इश्क जिसकी राइटर है नादिया अमीन, उसकी ये सेकंड और लास्ट एपिसोड है। तो देखते हैं कि आज इस एपिसोड में क्या होता है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। अम्मी, कुछ दोस्त शुमाली इलाका जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ 1 हफ्ते के लिए, उसने झिझकते हुए कहा था। मुबालगे में ऐसा ही होता है। हाँ तो पूछने की क्या बात है, तुम बस जाने की तैयारी करो। अच्छा है, घूमो फिरोगे तो फ्रेश हो जाओगे। आप पापा से कह देंगी ना, उस ख़ास उलझन को रफ़ा करना चाहता था। हाँ मैं उनसे बात कर लूँगी, बस तुम अपनी तैयारी करो, कुछ सानिया तामुल करके बोली थी। जाओगे कब? परसों, उसके मुख्तसर जवाब पर बोली थी। अपना दिल खुश करो, अल्लाह तुम्हारा मददगार है। रात को ही उन्होंने शौहर से बात कर ली थी। हाँ चला जाए, कुछ तफरी हो जाएगी। वैसे भी काफ़ी अरसे से इन दफ्तरी मामलात में उलझा हुआ है, बाहर घूम फिर कर कुछ फ्रेश हो जाएगा। 1 दिन बाद उसे रवाना होना था। उसने मुकम्मल तैयारी कर ली थी। तैयारी वो अपनी तबाही की कर रहा था जिसका इल्म उसे नहीं था। वो लड़की अपनी बर्बादी को दावत दे चुकी थी। उनके आगे एक खंडर बनी जिंदगी खड़ी उनका वालहाना इस्तकबाल कर रही थी। होटल में एक कमरा बुक कराकर वो बेताबी से नगीन की तरफ से राब्ते का इंतज़ार कर रहा था। उसे आए हुए 1.5 घंटा हो चुका था। अब तक उसे राब्ता करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ था। वो होटल की लॉबी में बैठा बेताबाना अंदाज में रिस्ट वॉच पर निगाहें डाल रहा था, हाथ में थमा मोबाइल भी खामोश था। उसके मोबाइल के नंबर्स बार बार पुश करने के बावजूद उसे मायूसी का सामना करना पड़ रहा था। नगीन का फ़ोन आ गया। हाँ तो मोहतरमा जी, आप कहाँ हैं? उसकी आवाज़ सुनकर उसने एक इत्मीनान भरी सांस लेते हुए कहा था। अब आया मेरा ख्याल, पिछले 3.5 घंटों से मैं यहाँ चक मार रहा हूँ, उसने खफकी से कहा था। अच्छा, होटल का नाम बताओ, मैं आ रही हूँ, उसने जल्दी में कहा था। नहीं मैं आ रहा हूँ, तुम मुझे एड्रेस दो। एड्रेस लिखाकर वो टैक्सी वाले को मुकर्ररा मकाम का नाम बताकर बैठ गया था। एक खुशकुद मुलाकात का तसव्वुर उसे बेपनाह खुश किया जा रहा था। ये खुशी किसी किस्म की कैद, जिम्मेदारियों, पाबंदियों, मसले मसाइल से मबरा थी। जहाँ उसे होना था और नगीन को, जहाँ मोहब्बत को होना था और इश्क को। इश्क कहाँ है? जवां मर्द और औरत में इश्क, मुलाकात में इश्क, मुलाकात से मबरा है। इश्क रूहानी है, मादी नहीं। वहाँ तलब थी, इश्क नहीं। यानी उस मर्द को इश्क नहीं था, तलब थी। उसे इश्क नहीं था, उसे इस बात की आगाही नहीं थी। वो इस बात से बेखबर था। वो उसका बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। दूर से ही वो उसे पीसीओ के बाहर खड़ी नजर आई थी। पीसीओ रेस्टोरेंट के दाएं जानिब था। यही मकाम उन्होंने मुकर्रर किया था। उस वक्त वो ब्लैक जीन्स और ब्लैक शर्ट में नजर आई थी। उसके ये उठते कदम उसे आग से जलाने जा रहे थे। आग और बर्फ़ बहुत मुतज़ाद चीज़ें हैं। वो बर्फ़ खुद को आग में झोंकने जा रही थी। उस बर्फ़ को पिघल कर लाजमन आग बनना था और वो आग की सूरत इख्तियार करने जा रही थी। और आग हमेशा जान लिया करती है, जानो जिंदगी दिया करती है। सब लड़कियां शॉपिंग के लिए जा रही थी। अपनी फ्रेंड्स को बताकर वो उसके साथ एक पुरसुकून सी जगह पर आई थी। उस हसीन जंगल बियाबान में ऊंचे ऊंचे दरख्त और 400 खामोशी थी। ये मैदानी इलाका नहीं था, पहाड़ी था। सुर्ख मिट्टी के पहाड़ बारिश के बाद मज़ीद गहरी सुर्खी इख्तियार कर चुके थे। पौधे, घास फूस, दरख्त निखर चुके थे। जंगली पौधों की भीनी भीनी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। इक्का दुक्का और दूर कुछ मकानात नज़र आ रहे थे। उस पथरीले इलाके में हर तरफ सब्ज़ा नज़र आ रहा था। छोटे छोटे पौधे, जड़ी बूटियाँ, सरसब्ज़ो शादाबी लिए हुए थे। जो ही घूमते फिरते वो नशे में उतर गए थे। एक छोटी सी नदियाँ बह रही थी। लकड़ी का पुल दोनों किनारों को आपस में मिलाने का बाइस था। वो उसका हाथ थामकर पुल पर आया था। मुझे डर लग रहा है, वो डरी सहमी आवाज़ में बोली थी। वो मुस्कुराकर मजबूती से उसका हाथ थामे उसे खींचते हुए तेज़ चल पड़ा। डरने की ज़रूरत नहीं, नहीं गिरोगी, उसने तसल्ली दी थी। पुल हिल रहा था और उसके खौफ को बढ़ा रहा था। यकदम से वो दौड़ने के अंदाज में उसे खींचते हुए दौड़ाने लगा था। वो चिल्लाने लगी थी, वो बेतहाशा चिल्ला रही थी। उसकी आंखें बंद थी और वो बेख्तियार दौड़ रही थी। यकदम से वो रुक गई थी। उसने आहिस्ती से आंखें खोली तो वो उसे बहुत खुलकर मुस्कुराता दिखाई दिया था। बच्चों की तरह डर रही थी। देखो कुछ हुआ? बालों में हाथ फेरता वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था, जबकि वो नाराज़ होकर नदी के किनारे पत्थर पर बैठ गई। वो भी उसके पास बैठ गया। मेरे साथ आओगी तो इतना तो सहोगी। फिर दिल खोलकर मुस्कुराने लगा था। मर जाओ ना, तब भी इसी तरह हंसना, वो हनूज मुस्कुराते हुए बोला था। तब तो कह के लगाऊंगा। वो रुख फेर कर बैठ गई तो वो उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए माजरत करने लगा था। चलो उठो ना, माफ़ भी कर दो। अच्छा आओ, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम कबाब लूँ, खाओगी तो दुआ दोगी, बड़े मज़े के हैं, कुछ आगे जाकर मिलेंगे। वो उसे ललचा रहा था।
मुझे पता है, मैं देख चुकी हूँ और खा चुकी हूँ। नाराज सी उठ गई थी। न दीदी, कैसे खाने के लिए चल पड़ी? वो उसे छेड़ने को बोला। वो मुड़कर जोरदार धक्के की सूरत उसको जवाब दे चुकी थी। गहरे काले बादल फिर से आसमान को अतराफ को घेरे में ले रहे थे। रदोबारा की उस तूफानी कैफियत का अंदाज़ा होते ही उन्होंने जाने का सोचा। इससे पहले बारिश यहाँ मकीद कर दे, हमें चलना चाहिए। उसने उसकी बात से इत्फाक किया। दोनों तेज़ तेज़ कदम उठाते नदिया से दूर होते जा रहे थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। यह हवा चलने लगी थी। उनकी वापसी तक बारिश शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। वो बर वक्त आने पर शुक्र अदा करते रहे थे। लड़कियाँ शॉपिंग करके वापस आ चुकी थी। हुमा ने उसे लताड़ते हुए कहा था, अगर तुम चली चलती तो बड़ा मज़ा आता। इतनी वैरायटी के क्या बताऊँ। दिल चाहता था सारे डेकोरेशन पीसेस मैं ही ख़रीद लूँ। वो उनकी शॉपिंग को बड़ी दिलचस्पी से देखती रही और उन पर रिमार्क्स पास करने लगी। अगले 2 दिन मुसलसल बारिश होती रही। इस कदर तूफ़ानी बारिश में वो सब कमरों में बंद होकर रह गई थी। तीसरे दिन मौसम कुछ बेहतर हुआ था। दोपहर तक फिर से घने से बादल सारे इलाके को अपनी लपेट में ले चुके थे। उस पर उदासी की कैफियत तारी थी। यहाँ आने की खुशी पर जैसे औस सी पड़ गई थी। आज मुसलसल तीसरा दिन था उनकी मुलाकात हुए। बरकोबारा ने सारी दिलचस्पी को गोया मलिया मेट कर दिया था। उसका ख्याल उसे कहाँ कहाँ से ले गया। उकताहट और जलाहट सी सारे वजूद पर छा गई थी। वह रंजो अलम की तस्वीर बनी मिलन की तरकीब सोचने लगी। कोई सूरत वाज़ी न हो रही थी। अजीब सी बेबसी सारे वजूद को घेर चुकी थी। मोबाइल पर भी बात न हो सकती थी कि हर वक्त लड़कियां कमरे में मौजूद होती थी। तन्हाई का कोई लम्हा हाथ नहीं आ सका था। कोफत से कमरे में टहलते वो आसमान पर छाए बादलों को खिड़की से बगौर देख रही थी। वो दिल ही दिल में आसमान साफ होने, बारिश न होने और अपने मिलन की दुआएं मांग रही थी। जो बेचैनी दिलो दिमाग पर हावी थी वो मुलाकात से ही छट सकती थी। उसने खिड़की से हाथ निकालकर बारिश को महसूस करना चाहा था। हाथ हल्की बाहर फुहार पड़ रही थी। एक आसूदा सी मुस्कुराहट उसके मेहराबी होंठों के गोशों पर फैल गई थी। मतलातम जज्बात ठहर से गए थे। एक सुकून अमेज़ सी राहत सारे जिस्म में फैल गई थी। अपनी कैफियत पर वो खुद ही मुस्कुरा उठी थी। दोपहर को डाइनिंग हॉल में खाना खाने के बाद वो वापस अपने कमरे में आई थी। अपने अपने बिस्तरों में दबकी वो सब धीमी धीमी आवाज़ों में मुसलसल बोल रही थी। ज़ारा फुल वॉल्यूम से टेप रिकॉर्डर लगाए मोहब्बत भरे गीत सुन रही थी। उसके पास बैठी जरी उसे खींच कर अपने दिलपसंद गीत को प्ले करने की इल्तिजा कर रही थी, जिसका मतलब असर न हो रहा था। कोई असर न होते देखकर वो जलाहट से उठकर सीमी और राहत के पास चली गई थी, जो किसी ड्रामे के क्लाइमैक्स को बड़े अनहमाक से डिस्कस कर रही थी। अपने बिस्तर में दबकी वो उसे ही सोचे जा रही थी। उसकी सोच का महवर वहीं था। कुछ देर बाद बिला इरादा उसकी नज़रें खिड़की के शीशों पर पड़ी थी। शीशों से छन छन करती धूप अंदर कमरे के नीम तारीकी को कदरे रोशन कर चुकी थी। वो सरल से बिस्तर छोड़ती उठी थी और खिड़की के करीब आकर बाहर के मौसम का जायज़ा लेने लगी थी। इक्का दुक्का बादल नजर आ रहे थे। गहरी धूप निकल आई थी। मुसर्रत भरी लहर सारे जिस्म को छू गई थी। वो मुड़कर उन सब से कहने लगी, धूप निकल आई है, बारिश रुक गई है, क्या ख्याल है, बाहर ना घूमा फिरा जाए? अरे वाकई धूप तो निकल आई है, गड़बड़ आवाज़ें उभरी और कुछ पल बाद वो सब खिड़की से झांक कर मौसम का जायज़ा लेने लगी थी। कुछ पल बाद वो सब वार्डन के पास पहुंच गई थी। कुछ देर की पसोपेश के बाद उन्हें बाहर जाने की इजाज़त मिल गई। वो हुमा महविश के पास आई। मैं उस्मान से मिलने जाना चाहती हूँ। पिछले 3 दिन से उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तुम लोग मेरे साथ चलो, शॉपिंग का बहाना करके तुम लोग आउटिंग वगैरह कर लेना, मैं बाद में खुद ही आ जाऊँगी, उसने वजाहत से समझाते हुए कहा था। जल्दी आऊँगी, वो परेशान हो रहा होगा, ठीक है ना? वो पांचों की पांचों निकली थी। उससे उसके रास्ते छोड़कर वो लोग घूमने फिरने चली गई थी। जबकि वो होटल आई थी, उसके कमरे के डोर पर उसने हल्की सी दस्तक दी थी। कुछ इंतज़ार के बाद उसने दरवाजे को खोलना चाहा था। वो आंखों में इस्तजाब लिए उसे देख रहा था। तुम इस वक्त कैसे? उसने इस्तजाबिया लहजे में सवाल करते हुए उसे अंदर आने की जगह दी थी। आ गए हम, उसने शाने तफाकुर से फर्जी कॉलर खड़े करते हुए जवाबन कहा था। सुबह से अलग थलग कमरे में बैठा खासा बोर हो चुका हूँ। उसे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए वो खुद भी बेतकल्फ़ी से वहीं बैठ गया था। उसे बैठता देखकर वो खुद भी बैठ गई थी। और सुनाओ, इतने दिन याद किया मुझे? उसकी आंखों में वारफ्तगी देखकर उसके दिलकश लबों पर शर्मगी मुस्कुराहट फैल गई थी। उसके सवालिया अंदाज पर उसने नज़रें उठाकर उसे देखा था। क्या है, जब तो यहाँ आई हूँ। वो मुस्कुरा रहा था। उसने चाय मंगवाई। चाय के दौरान हल्की फुल्की बातें होती रही। कुछ देर बाद फिर से घटा टोप अंधेरा महसूस हुआ था। वो उठी और खिड़की के पास गई थी। पर्दा सरकाकर जायज़ा लिया तो गहरे बादल
नजर आए थे। मोटे मोटे कतरे बरस रहे थे। वो बरसती बारिश के हसीन मंजर को देख रही थी। कुछ देर पहले होने वाली बारिश ने उसे उदास कर दिया था। वो खौफजदा हो गई थी मुसलसल बरसती बारिश से, लेकिन अब वही बरसती बारिश आंखों को, दिल को बहुत भा रही थी। पर जब वो बैठा, पास लड़का था, वो भी उसके नज़दीक आ खड़ा हुआ था। बाहर बादलों की गर्ज ने आसमान सर पर उठा रखा था। वो बारिश से मुतल्लिक नज़म सुनाने लगा था। वो मदहोश सी सुन रही थी और बारिश को महवियत से तके जा रही थी। उसकी हसीन आंखें बारिश के हसीन मंजर से और भी ज़्यादा हसीन दिखाई दे रही थी। असर बारिश का था या उसकी आंखें ही हसीन थी? वो उसकी आंखों में डूबने लगा था। बारिश कितनी बड़ी नेमत है ना, प्यासी धरती को सैराब कर देती है। वो खोए खोए लहजे में सादगी से बोली थी। और आंखें भी। उसका लहजा, उसकी आवाज़ खुद ब खुद धीमा हो गया था। तेज़ हवा का झोंका आया था। उसके बालों की लटों को लहरा गया था। एक गहरी सांस लेकर दोनों हाथ उसने सीने पर बांध दिए थे। उस वक्त वो उस माहौल से लाताल्लुक हो गई थी, हत्ता के पास खड़े मर्द से भी। लेकिन वो मर्द उससे एक पल के लिए भी लाताल्लुक नहीं हुआ था। उस ताल्लुक को और ज़्यादा गहरा करने के लिए वो उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाकर अपने बाजू उसके गिर्द बांध रहा था। एक पल को मुकम्मल सन्नाटा सा छाया महसूस हुआ था। मज़ाहमत का तस्वुर झाग की तरह बैठ गया था। गिरफ्त सख्त से सख्तर होती जा रही थी। तब इश्क में डूबने का मदहोश कुल लम्हा वहाँ मौजूद दो नफूस को मदहोश कर गया था। वो उसकी मोहब्बत था, इसलिए वो मोहब्बत वो दे रहा था। उसकी वसूली गलत नहीं थी। वो सोच रही थी। सोचने का अमल मोहब्बत पाने का अमल बन चुका था। वहाँ वो औरत नहीं रही थी, वहाँ वो इज्जत नहीं रही थी। वहाँ वो एक प्यासा सहरा बन गई थी, जिसे सैराब करने को एक कवारा बादल राह भटकता आ रहा था। वो जब से आई थी चुप चुप थी। उसकी चुप को उसके दोस्तों ने महसूस कर लिया था, लेकिन पूछने की जसारत इसलिए भी ना कर पाई थी कि वो खुद से कुछ बता देगी। कोई डर, कोई खौफ सा दिलो दिमाग पर बसेरा कर देता था, जिस पर वो खुद को दिलासे देने लगती थी। जो कुछ हुआ था उसमें ख़ता सिर्फ उस मर्द की थी, लेकिन वो भी उसमें बराबर की शरीक थी, इसलिए वो उससे इल्ज़ाम न दे सकती थी। वो वहाँ से 5 बजे वापस आई थी। उसके दोस्तों के सवाल पर उसने देर से आने की यही वजह बताई थी कि बारिश ने घेर लिया था। उसे उस्मान पर भरोसा था। उसने उसे बहुत दिलासे, बहुत तसल्लियाँ दी थी, अपने सच्चे प्यार का यकीन दिलाया था। सच्चा प्यार कहाँ होता है, कहाँ मिलता है? सच्चा प्यार बेगर्ज होता है। वहाँ गर्ज थी, वहाँ प्यार नहीं था। वो बार बार माजरत करता रहा था। वो बहक गया था। वो हर सज़ा के लिए तैयार था। उस वक्त ये भूल रहा था कि जज़ा व सज़ा का इख्तियार जज़ा व सज़ा देने वाली ज़ात रब करीम की है। जो सज़ा देता है वो सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं, सारे ज़माने के लिए इबरत बन जाती है। वो भी इबरत बनने जा रहे थे। वो वहाँ जिस जोशो खरोश से गई थी, उतनी ही उदास और गुमसुम चली आई थी। उस संगीन हादसे के तीसरे दिन वो लोग वापस आ गए थे। उसे अपने वालिदैन का खौफ था। जो कुछ हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। दिल में इसी बात की तकरार जारी थी। उस्मान के बार बार यकीन दिलाने के बावजूद कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी। फिर उसकी बेपनाह तसल्ली तशफ़ियों ने शांत कर दिया था, और फिर वो अपने दिमाग से सारे फजूल और परेशान कुन ख्यालात तर करके खुद को मुतमईन करने की कोशिश करने लगी थी। उसने जल्द ही रिश्ता भिजवाने का वादा किया था और वो उसका इंतज़ार कर रही थी। वहाँ से वापसी के बाद वो फ़ौरन माँ से बात नहीं कर सका था। इस दौरान 15 दिन बीत चले थे। आज और कल और आज में दिन बीत रहे थे। वो बार बार बात करने का दबाव डाल रही थी। रात को ही उसने पुख्ता इरादा कर लिया था बात करने का। सुबह ऑफिस में वो ज़रूरी काम निपटा रहा था कि फ़ोन की बेल बजी थी। दूसरी तरफ मुलाजिम था। साहब जी, मिर्ज़ा साहब इंतकाल कर गए। बेगम साहिबा कह रही कि आप फ़ौरन पहुंचो और बड़े साहब से भी कह दो। उसे शौक लगा था। उसके खालू इंतकाल कर गए थे। वो खालू की तरफ चला गया था। सोइम तक वहीं रहा था, जबकि माँ को 40वें तक रुकना था। कुछ दिन गुजरने के बाद उसकी मुलाकात नगीन से हुई थी, जिसमें उसने उससे अपने खालू की वफ़ात का जिक्र किया था। वो इंतज़ार की सूली पर लटक रही थी। दिन पर लगाकर उड़ रहे थे। 40वां हो गया था। उन्हें शुमाली इलाका जात से आए काफ़ी अरसा बीत चला था। रात को खाना खाते वो अपने कमरे में आया था। वो टीवी पर मूवी देख रहा था जब उसे मोबाइल पर कॉल वसूल हुई थी। दूसरी तरफ नगीन थी। उस्मान तुम? दूसरी तरफ संजीदा आवाज़ में पूछा गया था, जिसके जवाब में फ़रत मुसर्रत से उसे तंग करने की खातिर कौन उस्मान कहकर उसे गोया तंग करके लुत्फ़अंदोज़ होना चाह रहा था। लेकिन संजीदगी उस वक्त इख्तियार हुई थी जब दूसरी तरफ संजीदगी से मेरी बात गौर से सुनो कहकर उसे हकीकतन संजीदा कर गई थी, और बिना उसकी कोई बात सुने वो कहने लगी थी, तुम अगर पहले सीरियस नहीं थे तो अब हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें संजीदा होना पड़ेगा। बहलावे मत तो मुझे, सीधी तरह से अपने माँ बाप को हमारे घर भेजो। इससे पहले कि कुछ रुक कर वो फिर से बोली थी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आज रिपोर्ट आई है। इस बात से हमारे घर में क्या कहराम आ चुका है, इसका अंदाज़ा तुम नहीं कर सकते। उस्मान, अब तुम्हें हर हाल में अपने माँ बाप को हमारे घर भेजना पड़ेगा। मुझ पर जो क़यामत बीत रही है
उसकी सज़ा मैं अकेले नहीं सहूँगी। वो और भी बहुत कुछ कहती रही थी जिसे सुनने की सकत उसमें नहीं थी। वो उसके साथ 100% मुखलिस था। वो उसे धोखा देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हवास सर्व करने वाली और हौलनाक खबर उसके प्रेग्नेंट होने की थी। वो बिल्कुल गुमसुम सी कैफियत में उसकी हद से ज़्यादा संजीदा और सख्त आवाज़ को सुन रहा था। तुम्हारे घर वालों से किसने कहा है? उसके लबों से बामुश्किल अल्फाज बरामद हुए थे। मैंने, उसने मुख्तसर कहा था। क्यों बताया तुमने? इससे मामला बिगड़ भी मामला ना बताने से बिगड़ सकता था। मैंने अपनी माँ को बताया, इसलिए कि उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। उसी के ज़रिए मेरे बाप को पता चला। वो मुझ पर कितने बिगड़े हैं तुम्हें नहीं मालूम। अब हर हाल में तुम्हारा रिश्ता चाहते हैं, कुछ दिनों के अंदर अंदर। अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो वो तुम्हारे माँ बाप से बात करने खुद आएंगे। वो बहुत घबराई हुई थी, रो पड़ी थी। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ। मैं अपने वालिदैन को जल्दी भिजवाऊँगा। मैं आप ही उनसे बात करता हूँ, तुम घबराओ नहीं। अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें धोखा देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम सुन रही हो ना? उसने नढाल आवाज़ में कहा था। हाँ। वो मुसलसल रो रही थी। उसे हर तरह से मुतमईन कर देने के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया था। वो बहुत परेशान हुआ था। उस जज्बाती लम्हे की कैद में आकर वो क्या कर बैठा था, हकीकी मानों में अब अंदाज़ा हुआ था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा यकीन बामुश्किल ही आता है। इंसान गुनाह करता है तो ये भूल जाता है कि उस गुनाह का ज़हूर भी होगा। वो समझता है कि ये गुनाह क़यामत के दिन ही आया होगा। वो ये भूल बैठा होता है कि क़यामत से पहले भी क़यामत आया करती है, जो दीन और दुनिया दोनों में खवार कर देती है। एहसास की तनाबे वजूद को जकड़े चैन न लेने दे रही थी। वो परेशानी के आलम में कमरे में टहल रहा था। सख्त प्यास महसूस होने लगी थी। वो किचन में चला आया था। पानी पीकर वो अपने कमरे में वापस आने के बजाय ऊपर छत पर चला गया था। ऊपर ठंडी हवा गर्म आवाज़ को ठंडा न कर सकी थी। आसमान पर लकीरें जमाए वो आने वाले हालात पर गौर करने लगा था। ऊपर के ग्रिल पर हाथ जमाकर उसने नीचे झांका था। माली बाबा चौकीदार के पास बैठा बड़े जोशो खरोश से बोल रहा था। चौकीदार बेजार सा नजर आ रहा था। उसे उसकी बातें सुनने में मज़ा नहीं आ रहा था। कभी दाएं तरफ देखता, कभी बाएं जानिब। माली बाबा बहुत बातूनी था। उसी असना में उसकी नज़रें लॉन में आती माँ पर पड़ी थी। उसी वक्त उसने मुलाजिम को चाय लाता देखा था। चाय रखकर वो चला गया था। उस वक्त लॉन में वो तन्हा बैठी हुई थी। माली बाबा और चौकीदार गेट के करीब बैठे दुनिया और माफिया से बेखबर थे। उस वक्त बात करने का बेहतरीन मौका था। यही सोचकर वो सरहद से मुड़कर जीने तय करके बाहर लॉन में चला आया था। अगले 3 मिनट में वो माँ के सामने था। जब से सैर करके आए हो तुम्हारी रंगत ही निखर गई है। घूमा फिरा करो कि यही दिन है बेफिक्री के कि इसके बाद तो बंदा बिल्कुल फंस कर रह जाता है। फिर तो बस यादें ही रह जाती हैं। वो चाय के सिप की उंगली से उस पर लकीरें खींच रहा था। किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। माँ की बात उसके सर पर से गुजर गई थी। अम्मी, आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो अपने अंदर हिम्मत मुजतमा करने लगा था। हाँ कहो, आम से अंदाज में कहती। एक नज़र गेट से बाहर निकलते माली बाबा पर डाली थी। मुझे नगीन पसंद है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके घर रिश्ता लेकर जाएं। बात का आगाज़ उसे खुद बड़ा अजीब लगा था। उसने देखा था कि उसकी माँ के तासुरात पल भर के लिए बदल गए थे। फिर अपने तासुरात को हत्तुल मकतूर छुपाते हुए उन्होंने बड़े नरम अंदाज में कहा था, फिर मैं तो जोया के लिए तुम्हारी खाला से कह चुकी हूँ। तुम्हारे पापा भी ख़ानदान में ही रिश्ता करना चाहते हैं। उनके खामोश होने पर वो बोला था, मैं जोया से शादी नहीं करना चाहता। मुझे नगीन पसंद है, आप वहाँ जाइए। उसके लहजे में फिर बगावत की बू आ रही थी। बाप क्या करता है? वो कुछ नरमी इख्तियार करने पर मजबूर हुई थी। शुगर मिल है उनकी। वो सर हिलाकर कुछ पल की खामोशी के बाद बोली थी, ठीक है, तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहते हैं। माँ के अल्फाज पर कुछ उम्मीद बंधी थी। रात को ही उन्होंने जमाल से बात की थी। अगर उसे पसंद है तो ठीक है, पहले पता कर लेंगे लोग कैसे हैं। मिल ओनर तो बहुत होते हैं, कुछ इज्जत नाम है भी कि नहीं। ऐसा ना हो कि गलत लोगों में फंस जाए। और भी बहुत सी बातों का देखना पड़ता है। अब मुँह उठा के तो बेटी नहीं मांग सकते। मैं कल नबील से कह देता हूँ, उनके मुतालिक मालूमात इकट्ठी कर लेगा, तब बात करने चले जाएंगे। बात कलसूम के दिल को भी लगी थी। उन्होंने भी तायद की थी। उस्मान को पता चला तो वो भी खुश हुआ था। इत्मीनान इस बात का था कि उसके बाप ने साफ इनकार नहीं किया था। वो नींद से बेदार हुआ तो मुलाजिम पैगाम लेकर आया था, बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। वो शिकन आलूद लिबास में ही बिना मुँह हाथ धोए उनके पास चला आया था। वो दोनों ड्राइंग रूम में थे। बैठो। बाप की आवाज़ पर उसने सामने वाले सोफ़े का इंतखाब किया था। देखो बेटा, अगर मुझे अपना बाप समझते हो, अगर मुझ पर यकीन करते हो तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन और अमल करना पड़ेगा। ये रिश्ता जिसका जिक्र तुमने अपनी माँ से किया था, मैं उस पर रज़ामंद था, बशर्त ये कि लोग अच्छे हों।
इस सिलसिले में मैं मालूमात हासिल की और जो मालूमात मुझे मिली वो ये है कि वो लड़की हद से ज़्यादा बेबाक और आज़ाद है। उसकी कई लड़कों के साथ अफेयर चले हैं। बात सिर्फ लड़की तक महदूद नहीं है, उसकी माँ की शोहरत भी अच्छी नहीं है। तुम खुद सोचो, इस किस्म के लोगों में रिश्तेदारी अच्छी लगेगी? कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, उनकी तरबियत, उनके मुस्तकबिल पर ये बातें बहुत असरअंदाज होंगी। ऐसे लोगों में उठना बैठना भी बड़ा बुरा समझा जाता है। और फिर रिश्तेदारी जोड़ना तो लोग क्या कहेंगे कि ये लोग भी ऐसे ही होंगे जो उन जैसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ा। उसके वालिद की शोहरत भी कुछ अच्छी नहीं। ऐसे ख़ानदान के साथ कैसे रिश्ता जोड़ा जा सकता है कि पूरा का पूरा ख़ानदान ही? बेटा, शोहरत अच्छाई की अच्छी लगती है, बुराई की नहीं। इसलिए मैं तुमसे यही कहूँगा कि इस रिश्ते के बारे में सोचना छोड़ दो। वो लड़की और वो ख़ानदान तुम्हारे काबिल नहीं है। ये शख्स दूसरी बार उससे उसकी ज़िंदगी छीन रहा था। वो सोच रहा था। वो मुदाफ़ाना और नासहाना अंदाज़ इख्तियार करते हुए मज़ीद बोले थे, ये सब मैं तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल को मद्देनज़र रख कर ही कह रहा हूँ, वरना तो। उसने भी मुदाफ़ाना अंदाज़ इख्तियार करते हुए कहा था, पापा वो ऐसी नहीं है। लोग झूठ बोलते हैं, कुछ लोग हसद के मारे ऐसी बातें करते हैं। और फिर बेटा, हसद की बिना पर एक शख्स बहतान लगा सकता है, 2 लगा सकते हैं, 3, सारे के सारे नहीं। आग जलती है तो धुआं उठता है। झूठ सच कभी छुपता नहीं है, वो खुद ब खुद आया होता है। कोई तुम्हारी माँ के बारे में गलत कहे, जलते तो बहुत से हमसे भी हैं, पर जो बात हम में नहीं है। कोई ऐसा बहतान लगा ही नहीं सकता कि मानने वाला कोई नहीं। झूठ नहीं छुपता। वो बड़े मदलल अंदाज में उसे समझा रहे थे। पापा, मुझे यही पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो। उसने 2 टोक अंदाज में इख्तियार किया था। तुम जहाँ चाहो, जिस लड़की पर हाथ रखना चाहो, वो तुम्हारी होगी, बशर्त ये कि लोग इज्जत वाले हों, ख़ानदानी हों। ऐसे नहीं। वो अब भी मुलायमत से कह रहे थे, पर मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो बाजिद था। अपनी पसंद बदलो, बाप ने उसी के अंदाज में जवाब दिया था। वो लड़की है, कपड़े नहीं जिसे बदल लूँ। उसके लहजे में तल्खी की बू आई थी। ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हें मेरी बातें हकीकत पर मबनी लगेंगी। बाप का लहजा चाहते हुए भी सख्त हुआ था। सो बात की एक बात, मैं उसी से शादी करूँगा, और वो भी 1 मंथ के अंदर अंदर, अर्जेंट। उसकी अंदाज हतमी था। उसकी बात पर बाप की पेशानी पर बल पड़ गए थे। माथे की रगें तन गई थी। एक खामोश नज़र अपनी बीवी पर डालकर वो फिर से उसकी जानिब देखने लगे थे। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? बाप का लहजा तन से भरपूर था। उन्होंने उसे शर्मिंदा करना चाहा था। आप उनके घर जाइए अर्जेंट। वो शर्मिंदा होना नहीं चाहता था। ये तो मैं नहीं कर सकता। कोई और हुक्म? अब की बार बड़े सख्त लहजे में कहा गया था। जब मुझे पसंद है, जब मैं ख़ानदान पर एतराज़ नहीं कर रहा, तो आप लोग क्यों? उसकी बात काट कर वो दुरुस्त आवाज़ में बोले थे, तुम इसलिए एतराज़ नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारी आंखों पर इश्क की पट्टी बंधी है, और हम इसलिए मुअतरज़ हैं क्योंकि हम ऐसे किसी भी मर्ज़ से दो चार नहीं हैं। बाप के हतमी फ़ैसले की बू पाते ही उसने आजिज़ाना लहजे में फ़ौरन कहा था, पापा प्लीज़ ऐसा नहीं करेंगे आप लोगों को जाना पड़ेगा वहाँ। अगर वो तुम्हारे काबिल होती तो मैं ज़रूर जाता। तुम उसका ख्याल दिल से निकाल दो, बस यही कहना है मुझे। उसने बड़े आस भरे अंदाज में अपनी माँ की तरफ देखा था। वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी अपना सर झुका गई थी। वो उठ गया था। जाते जाते वो पलट कर बोला, तो आप लोग भी मेरी बात सुन लें। अगर मेरी शादी नगीन से नहीं हुई तो मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। उसकी वार्निंग पर कुलसूम तशवीश में मुब्तला हो गई थी। उलझन और परेशानी उनके चेहरे से मुस्तशरिक थी। कुछ दिन तक माहौल में तनाव की कैफियत छाई रही थी। वो माँ बाप के राम होने का इंतज़ार कर रहा था और माँ बाप उसकी फर्माबरदारी दिखाने का। दूसरी जानिब वो मुसलसल नगीन को दिलासे दे रहा था। कुछ दिन बाद उसे नगीन की माँ की कॉल मौसूल हुई थी। उन्होंने नहायत सख्त लहजे में उसे बहुत कुछ कहा था। उसने वादा किया था कि वो अपनी माँ को जल्द ही राज़ी करके उनके घर भेज देगा। इतवार की सुबह नाश्ते की मेज़ पर उसने वो मौजू फिर से छेड़ दिया था। मैं जो कुछ कह चुका हूँ वही हरफ़ आखिर है, ये तुम मत भूलो। मैं अपने ख़ानदान में के ढेर नहीं लगाना चाहता। वो बड़े गसीले अंदाज में कह रहे थे, आप लोगों को क्या तकलीफ़ है? जब मैं ही एतराज़ नहीं कर रहा, मुझे वही पसंद है, चाहे जैसी भी है। सारी दुनिया उसे गलत कहे, मेरे लिए वो सबसे बढ़कर और बिल्कुल सही है। उसका गुस्सा भी इंतहा को पहुंच चुका था। नाश्ता टेबल पर यूं ही धरा था। वहाँ वो नाश्ता करने आए थे, भूल बैठे थे। उसकी माँ ने मामला रफा दफा करना चाहा, जिस पर उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा था। तुम चुप रहो, तुम्हारे लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया इसे। शौहर के गुस्से के आगे उनकी एक ना चलती थी। तो भाग जाओ तुम दोनों, या फिर कोर्ट मैरिज कर लो। यहाँ उसकी बारात नहीं आ सकती। जो बदनामी उसे यहाँ लाने पर होगी, इससे बढ़कर क्यों ना हो, वो कारनामा अंजाम दो कि जिसकी तारीफ़ एक ज़माना करे। मुझ तो अपने ख़ानदान का नाम रोशन रखो। इतनी मामूली बदनामी से क्या होगा? वो करो कि तुम्हारे सारे ख़ानदान में किसी ने ना किया हो। वो बहुत बरहम थे।
तुम्हारा बाप ठीक कह रहा है। अगर तुम हमें अपना माँ बाप समझते हो तो हमारी बात माननी पड़ेगी, वरना चले जाओ उसी के साथ। उन दोनों के साफ इनकार पर वो शिकस्ता लहजे में बोला था, आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं, उसका बाप चट्टानी आवाज़ में बोला था। तो सुनिए, आप लोगों को बदनामी से बचाने के लिए ही मैंने उनके घर जाकर प्रपोजल देने का कहा था। उसमें आप सबकी और मेरी इज्जत है, क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ बनने जा रही हैं। उसकी बात पर सामने बैठे वजूद बिल्कुल पत्थर बन चुके थे। सारे जिस्म की ताकत व तवानाई नुचड़ गई थी। शायद जिस्म सांस लेना, हरकत करना भूल बैठा था। वहाँ जामिद खामोशी थी, मुहिब सन्नाटा था। सोचने और कुछ भी बोलने की सलाहियतें सल्ब होकर रह गई थी। अगर आप बदनामी से डरते हैं तो जो मैं कह रहा हूँ वही करें। मैं बिल्कुल साफ और सच्ची बात कह रहा हूँ। कल को अगर उन लोगों ने ये बात हर जगह फैला दी तो इसमें आपकी बदनामी समेत सारी इज्जत ही नीलाम हो जाएगी। साफ साफ बात यही है कि जिसकी वजह से मैं शादी और जल्दी पर जोर दे रहा हूँ, सारा कसूर मेरा, उस लड़की का नहीं। वो लोग शरीफ हैं जो अब तक कोई हतमी कार्रवाई नहीं कर बैठे। वरना अब मैं आपसे कहूँगा कि ठंडे दिमाग से सोचिए, ताकि हमारा सफ़र इज्जत से बेइज्जती की तरफ ना हो। वो कुर्सी धकेल कर एक झटके से उठा था और डाइनिंग हॉल से निकलता चला गया था। वो दोनों पत्थर की सूरत इख्तियार कर गए थे। पत्थर सोच नहीं सकते, पर वो दोनों अपनी अपनी धुन में मगन सोच ज़रूर रहे थे। ऐसे गंदे लोगों में रिश्ते का मैं सोच भी नहीं सकता, और फिर क्या खबर किसका गुनाह मेरे बेटे के सर थोप रही हो। ऐसी लड़कियों का किसी और एक से ताल्लुक़ नहीं होता। कुछ नहीं कर सकते वो लोग। अगर करेंगे तो इसमें उनकी बदनामी होगी। अपनी बदनामी के खौफ से अभी कुछ नहीं करेंगे। मैं ऐसा गंदा खून अपने ख़ानदान में नहीं ला सकता। और वो हमारा बेवकूफ़ अहमक बेटा, उसे ये तक नहीं मालूम कि ऐसी लड़की का शौहर कोई नहीं होता। शादी के बाद भी कभी एक का हाथ थामे चल पड़ती है और कभी दूसरे का। फितरत कभी नहीं बदलती। वो बेवकूफ़ कुछ नहीं कर सकते। वो लोग कुछ दिन चीखेंगे, चलाएंगे और फिर खुद ही चुप करके बैठ जाएंगे। तुम भी ऐसे नालायक बेटे की बातों में मत आना। मैं ऐसे गंदे ख़ानदान में ऐसी नीच औरत के साथ उसका रिश्ता कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं जोड़ सकता। नेवर। वो खुद भी अपने शौहर के हक में थी। मुहाज कायम था। जीत किसकी होनी थी, इसकी खबर सिर्फ तकदीर बनाने वाले को थी। वो दोनों अपनी अपनी जगह परेशान थे। ज़हनी दबाव के बायस ऑफिस में भी सही काम ना हो पा रहा था। सारा काम उन्होंने नबील पर ही डाला हुआ था। एक औलाद थी, उसने भी वो ज़हनी चरके देना शुरू किए थे कि औलाद के नाम से ही मुंतफिर हो गए थे। वालदैन के साफ इनकार पर उसने शदीद रवैया इख्तियार किया था। उनके साथ बोलना छोड़ दिया था। उसने नगीन को हालात की संगीनी के बारे में साफ साफ बता दिया था। वो बहुत बरहम हुई थी। शरीदा सर ख्यालात ज़हनी खलजान को बढ़ा रहे थे। जाने क्यों अपनी हज़ीमत का यकीन हो चला था। वो मखमसे में फंसा अजीब वहमा का शिकार था। शायद उसकी किस्मत में एक आसूदा ज़िंदगी लिखी ही नहीं गई थी। वो सोचता रहता था। उसका मसमूम जहन कुछ कर गुजरने की सोचता रहता था, लेकिन इस सोच पर अमल पैरा होना बड़ा मुश्किल अमर था। माँ बाप के साथ बातचीत बंद थी। वो भी शायद उसे भूल गए थे। उन्होंने भी पहल नहीं की थी। जहन पर छाई तैरगी इंतशार को बढ़ा रही थी। उस इंतशार पर काबू उस सूरत ही पा सकता था जब कानों में उसकी मीठी सुरीली आवाज़ पड़े। चनाचे उसने उसके का टेलीफोन नंबर पेश किया था। परेशान कुन ख्यालात तबीयत को बोझल बना रहे थे। उनसे छुटकारा लाजमी था। हेलो नगीन। उसके फ़ोन उठाने पर वो बेसब्री से बोला था। कहो। उसने स्पाट लहजे में मुख्तसर जवाब दिया था। नगीन प्लीज़ ऐसा बिहेव मत करो। तुम भी ऐसा करोगी तो मेरा क्या होगा। अज्जो इनकसारी से कहता वो गोया दुख की आखिरी सीढ़ी पर था। उस्मान, एक बात साफ साफ कहो कि मुझे मजबूरियों से नफ़रत है। अगर तुम मजबूर थे, इतने लाचार इंसान थे, तो ऐसे मजबूर लाचार इंसान को कभी मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए थी। कोर्ट मैरिज पर ना तुम तैयार हो, ना मेरे माँ बाप। शादी पर ना तुम्हारे माँ बाप तैयार है, ना तुम। प्लीज़ नगीन, तुम मेरा नाम क्यों ले रही हो? क्या तुम इस बात पर यकीन करती हो कि मैं जानबूझकर तुमसे शादी नहीं करना चाहता था? उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा था। तुम्हारे दुख को मैं समझती हूँ, मेरे दुख को तुम कभी नहीं समझ पाओगे। उसने बहुत टूटे शिकस्ता लहजे में कहा था। एक बात सुन लो उस्मान, अगर ऐसा नहीं हुआ जो मैं चाहती हूँ तो ये भी याद रखो कि तुम्हारे साथ भी कभी अच्छा नहीं होगा। मेरा दिल दुखाकर तुम्हें कभी भी खुशी नहीं मिल सकती। अब सुनो, मैं अबॉर्शन करवा रही हूँ। उस बच्चे के कातिल भी तुम गर्दाने जाओगे। और मैं, उसने गहरी ठंडी सांस ली थी, और मैं तो हूँ ही कि ये मेरे अमाल का नतीजा है। एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि इस सब के बावजूद मैं आज भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। खटाक से फ़ोन रख दिया गया था। वो साकित वजूद लिए खामोश गुमसुम बैठा रिसीवर को तके जा रहा था। ऐसा क्यों किया उसने? इस कदर हौलनाक बातें क्यों कर की उसने?
वो पिछली कुछ रातों से मुसलसल नींद की गोलियां ले रहा था। नींद उससे रूठ चुकी थी और वो नींद से उस वक्त भी वो दोनों हाथों को सर के पीछे बांधे बिस्तर पर दराज ख्यालात में डूबा अपने साथ रौनमा होने वाले वाक़यात को यके बाद दीगरे सोचे जा रहा था। सोच का तसलसल मोबाइल के बब से टूटा था। चौंक कर उसने टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाया था। नंबर नगीन के घर था। वो इस्तजाब में पड़ गया था। रात के उस पहर क्यों कर फ़ोन किया था? हेलो उस्मान बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ नगीन की माँ थी। बेख्तियार उसने साइड टेबल पर पड़ी अपनी रस्ट वॉच उठाकर टाइम देखा था। रात के 3:30 बज रहे थे। वो शदीद हैरान हुआ था। इस वक्त क्या बात हो सकती थी? बात की शुरुआत जिस तरह हुई थी उसने उसके होश उड़ा दिए थे। अब पड़ गया तुम्हारे दिल में चैन? तुम ही कातिल हो मेरी बेटी के। तुमने मारा है उसे। अब मनाओ तुम सब खुशियाँ कि मर गई वो। तुम्हारी वजह से मर गई वो। मुझे क्या पता था कि अबॉर्शन उसकी जान ले लेगा। तुम क्यों ना मर गए? किस हाल में मर गई वो रो रो कर उसे बद्दुआएं कोसने देने लगी थी, जबकि वो पत्थर की सूरत बना बैठा था। नगीन मर गई, उसे यकीन नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कैसे मर गई इतनी जल्दी? ये मजाक कर रही हैं, वो सोच रहा था। लेकिन मजाक क्यों कर रही हैं? नहीं, वो मजाक नहीं कर रही, वो ठीक कह रही हैं। लेकिन इतनी जल्दी मर गई, ऐसा हो सकता है भला? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है। तो नगीन मर गई। वो बेख्याली में मोबाइल को तके जा रहा था। फिर उसने मोबाइल रख दिया था और उठकर स्लीपर्स पहनने लगा था। वो कमरे से निकल आया था। उसकी आंखें गीली थी। उसने चेहरे पर नमकीन कतरे महसूस किए थे। अपनी आस्तीन से आंखें रगड़ कर वो बड़ी अजलत से माँ के कमरे की जानिब बढ़ा था। उसने बड़े जोर की दस्तक दी थी। कुछ ही पल बाद दरवाज़ा खोल दिया गया था। कुलसुम हैरत भरी नज़रों से उसे देख रही थी। वो माँ के गले लगकर रोने लगा था। वो हैरत से दो चार उसके पेट पर हाथ फेरने लगी थी। जमाल भी दस्तक की आवाज़ पर जाग गए थे। वो भी बेटे की उस अजीब व गरीब कैफियत को समझने से कासिर थे। उन्हें खबर न थी कि बेटे के आंसू अपनी बदनसीबी पर बह रहे थे। वो उसकी जानिब बढ़े थे। वो मर्द थे, उन्हें अपने असाब पर काबू हासिल था। तभी उसके पुश्त पर हाथ रखकर वो पूछने लगे थे, क्या हुआ है? रो क्यों रहे हो? वो और भी शिद्दत से रोने लगा था। एक नज़र उन्होंने अपनी बीवी पर डाली थी। वो भी बेतहाशा रोए चली जा रही थी। नज़रें फेर कर एक बार फिर से उससे पूछने लगे, तुमसे पूछ रहा हूँ। उसे यूं ही रोता देखकर उन्होंने उसे उसकी माँ से अलग किया था और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड की जानिब ले आए थे और उसे बेड पर बिठाया था। जग से गिलास में पानी अंडेलकर उसे पिलाने लगे थे। नहीं पीना मुझे पानी, जहर दे दे मुझे। आप लोगों ने मेरी मोहब्बत ही नहीं छीनी, मेरी ज़िंदगी भी छीन ली। कैसा रिश्ता चाहिए आप लोगों को? ना आपको गरीब की गरीबी पसंद है, ना अमीर की अमीरी। कि गरीब की इज़्ज़त गरीबी की वजह से नहीं और अमीर की इज़्ज़त अमीरी के बायस नहीं। कहाँ है इज़्ज़त? मोहब्बत सोच समझ कर नहीं होती। क्यों नहीं समझते आप लोग? वो चिल्लाया था। मार डाला आप लोगों ने उसे। मर गई वो। खुश हो जाइए आप। पापा, मार डाला आपने मुझे। मेरी हर हसरत को पूरा करके एक हसरत की ज़िद के बायस मार डाला आपने मुझे। पापा, मर जाऊंगा मैं। बाप ने हाथ में थामा ग्लास टेबल पर रख दिया था और फिर बेख्तियाराना उसे गले लगाया था। तेज़ आवाज़ में रोने लगा था। मर्द बनो, बाप ने लताड़ा था। तफक्कुर की गहरी परछाइयाँ उनके चेहरे पर आया थी। काफ़ी देर बाद नशावर टैबलेट खिलाकर उसे अपने कमरे में सोने दिया था। उसके माँ बाप बाकी सारी रात जागते रहे थे। सुबह वो देर से जागा था। उसे अपने पूरे जिस्म में सख्त हरारत महसूस हुई थी। सारा जिस्म आग की तरह तप रहा था। अपने ऊपर पड़े कंबल को उसने खींचकर परे फेंका था और बिस्तर से उतर आया था। तेज़ कदमों से वो कमरे से निकलकर अपने कमरे में आया था। जल्दी से कपड़े तब्दील किए थे, गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर आया था। अभी वो लॉन के बस में था जब कुलसुम दौड़ी दौड़ी उसके पीछे चली आई थी। कहाँ जा रहे हो? वो उसके सामने आई थी। बिना देखे वो उसी तरह कदम उठा रहा था। तुमसे पूछ रही हूँ। उसकी माँ का लहजा आजिज़ाना था। कोई जवाब ना पाकर वो रोते रोते बोली थी, तुम्हें बहुत सख्त बुखार है, अपनी हालत देखो, मत जाओ तुम। वो गाड़ी तक पहुँच गए थे। बिना कोई जवाब कहे वो गाड़ी का लॉक खोलकर बैठ गया था और गाड़ी स्टार्ट करने लगा था। कुलसुम रोती उसे मायूस भरी नज़रों से देख रही थी। उसके चेहरे पर जर्दी खंडी हुई थी, आंखें मुतर्रम थी, बाल बिखरे, चेहरा सता हुआ था। उस वक्त वो अच्छी कंडीशन में नहीं था। सड़क पर रवां दवां गाड़ियों के शोर, हॉर्न, किसी चीज़ पर उसका ध्यान नहीं था। वो तेज़ रफ्तारी से ड्राइव कर रहा था। उसका घर उनके घर से ज़्यादा दूर न था। 10 मिनट में ही वो वहाँ पहुँच गया था। गाड़ी उनके घर के करीब सड़क के दूसरे किनारे रोक चुका था। घर के बाहर काफ़ी लोग थे। गाड़ी के शीशे उसने गिरा दिए थे और दिलसोजी से उस घर पर नज़रें जमा दी थी। उसकी नज़रें भागते दौड़ते लोगों पर थी। उसका बाप गहरे सदमे से नरहाल किसी को कुछ हदायत दे रहा था। दूर से ही वो उसके चेहरे की रंगत, उसकी कमलाई सूरत देख रहा था। वो गाड़ी से निकल आया था। गाड़ी से टेक लगाकर वो बेआवाज़ रो रहा था। वो नज़ारा बड़ा अंधुआ नाक और दिलदोज था। सफ़ेद कफन में लाश को आखिरी बार देखने वाले ताबूत में रख रहे थे। उसने यही अंदाज़ा लगाया था। रिश्तेदारों का चमकता गेट के अंदर दिखाई दे रहा था। अंदर से तेज़ आवाज़ में बीन की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
वो मनमोहनी सूरत लाश बन गई थी। कुछ देर बाद जनाजा उठा था। उसे उसके अपने घर से हमेशा के लिए निकाला जा रहा था। लोग चल पड़े थे, एक गमगुसार, एक गमगीन, एक रंजीदा, एक लाचार, एक मजबूर, एक बेबस इंसान भी आंसू पी पी कर शिरकत करने वाला था। कमरे में अंधेरा किए वो औंधा लेटा था। कमरे में कोई आया था, किसी ने लाइट जलाई थी। उठो, खाने के लिए आओ। वो माँ थी, उनकी पुकार पर भी वो हनूज लेटा रहा। कब तक यूं ही पड़े रहोगे? थोड़ा सा ही खा लो। वो बैठते हुए बालों में हाथ चलाती बोली थी। भूख नहीं है मुझे, उसने स्पाट और सरसी आवाज़ में कहा था। ये क्या हालत बना ली तुमने? अपनी आंखें देखो, क्या खुद को मारोगे तुम? वो यूं ही औंधा लेटा था। कुछ पल बाद उसके वजूद में जुम्बिश महसूस हुई थी। अगले में पल वो सीधा होकर लेट गया था। क्यों खुद पर जुल्म कर रहे हो? यही ज़िंदगी लिखी थी उसकी, यही उम्र थी उसकी। कुलसूम धीरे धीरे उसके बाल सुलाते बोल रही थी। हाँ, यही उम्र थी उसकी, पर आप लोगों ने जल्दी उसे विदा करने का सोचा। उसने तंज भरी आवाज़ में कहा था। तकदीर के फैसले। मुझे नहीं पता, तकदीर आप लोग नहीं चाहते थे, तकदीर में थी वो, पर आप लोग उसे मेरा नहीं होने दे रहे थे। तकदीर को इल्ज़ाम मत दे। उसके कड़वे लहजे पर वो खामोश हो गई थी। कुछ पल के तवक्कुफ के बाद वो फिर से बोली थी। चलो उठो, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। आंखें बंद करके वो जैसे लाताल्लुक हो गया था। उसकी माँ उठते हुए रंधी आवाज़ में बोली थी। तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। वो यूं ही लेटा रहा था। रात को नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर चला आया था। जब मर जाऊँ ना, तब भी यूं ही हंसना, तब तो कह के लगाऊंगा। वो लॉन में ठंडी घास पर बैठ गया था, दोनों घुटनों पर सर टिकाए। वो जैसे उस दुनिया में था ही नहीं। हाँ लगाओ कह के कि अब वो मर गई। बेख्तियाराना आंखें बरसने लगी थी। हलक में कोई गोला सा फंस गया था। मरना तो मुझे चाहिए था कि खताकार तो मैं था। वो क्यों मरी? जाने कितने पल बीत चले थे। खुद से अपना गम बांटते यासियत के गहरे समंदर में डूबा वो एक मफलूकुल हाल शख्स था, जिसका कोई हमदर्द गम गुसार न था। आंखों से बहती नमी को जाने कितनी देर हो रही थी। तसलसल बरकरार था कि उसने अपने पास किसी की मौजूदगी को महसूस किया था। उसने सर उठाकर देखा तो बेसाख्ता अपनी नज़रें झुका दी थी। रोने से वो वापस आ जाएगी, आपकी आवाज़ उसे बहुत दूर सुनाई दी थी, जबकि वो तो पास खड़े थे। वो पास थे लेकिन कितनी दूर थे। चलो उठो, अपने कमरे में जाओ। उसका हाथ पकड़कर उन्होंने उसे उठाया था। वो बिना कुछ बोले उठ गया था। वो उसे उसके कमरे में ले आए थे। उसे अपनी नज़रों के सामने लेटे और लाइट बुझाते देखकर वो वापस चले गए थे। वो बेड पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कोशिश बेसुध थी। बार बार करवट बदलने से भी नींद नहीं आई। वो उठकर टेबल लैंप रोशन कर चुका था। साइड टेबल की दराज से नशावर टैबलेट निकालकर पानी के साथ उसने निगल ली थी। कुछ देर कमरे में वो टहलता रहा था, सोचता रहा था, फिर वापस बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा था। कुछ ही देर बाद उस पर घनूदगी छाने लगी थी और वो एक गहरी नींद की आगोश में चला गया था। ऑफिस जाना छूट गया था। उसका बाप उसे सोग मनाने दे रहा था। दोपहर को खाने पर भी इनकार हुआ था। सर में शदीद दर्द था। मुलाजमा को चाय का कहकर वो नगीन की और अपनी पिक्चर्स देखने लगा था जो उन्होंने दुराने सैर खींची थी। मुलाजमा चाय ले आई थी। चाय रखकर वो अनूस खड़ी रही थी। वो हैरत में मुब्तला उसे देखने लगा था। क्या बात है? आखिर उसने पूछ ही लिया था। उसने नोट किया था मुलाजमा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कहने से घबरा रही थी। ज़रा सी शय पार कर झिझक दूर हो गई थी। साहब जी, आप खाना क्यों नहीं खाते? आपकी वजह से बेगम साहिबा भी नहीं खा रही, वो भी भूखी बैठी हैं। साहब जी बुरा ना माने, पर वो आपकी माँ है, माँ की खातिर ही कुछ खा लें। ये कहते ही वो उसे शशोपंज में मुब्तला छोड़कर चली गई थी और वो माँ को सोचने लगा था। अगर माँ के दिल में बेटे के लिए मोहब्बत थी तो बेटे के दिल में भी माँ की मोहब्बत थी। वो खुद को तकलीफ़ पहुँचा सकता था, पर माँ को हरगिज़ नहीं। इसलिए वो किचन में जाकर मुलाजमा को खाना लगाने का कहकर माँ के पास आया था। चले उठिए, खाना खाते हैं, उसने माँ का हाथ थामकर उसे उठाते हुए कहा था। उसकी माँ खुशी से निहाल होती उसके साथ हो ली थी। रात को नींद आने के बायस वो नशा और टैबलेट इस्तेमाल कर रहा था। उसके मतवातर इस्तेमाल ने उसकी तासीर ख़त्म कर दी थी। कुछ ही अरसे में उसने महसूस किया कि टैबलेट्स उस पर असरअंदाज नहीं हो रही, तो उसने हाई डोज लेनी शुरू कर दी थी। उसके बाप को उसकी खबर हुई तो उसने उसे सख्ती से मना किया था, जिसका उस पर मतलब असर न हुआ था। दिन पर दिन गुजर रहे थे। उसकी बेचैनी, उसकी तड़प को कोई करार ना आया था। एक जीते जागते इंसान को कफन में डालने वाला वही तो था। इंसान अपनी आई मौत को कभी टाल नहीं सकता। अबॉर्शन एक बहाना था। उस लड़की के ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए थे। अबॉर्शन में पेचीदगी और उसकी बिगड़ी हालत मौत का एक हिला था। डॉक्टर ने जो राय दी थी उसके मुताबिक ये मौत खून के ज़िया से हुई थी और हाई ब्लड प्रेशर, उसकी ज़िंदगी के दिन पूरे थे।
इन पूरे दिनों को रोका नहीं जा सकता था, लेकिन वो मर्द खुद को मुजरिम तस्वुर कर रहा था। उसे अपने जुर्म की हौलनाकी का अंदाज़ा था। जब भी सुकून की हल्की रमक भी देखना नसीब न हो रही थी। माँ बाप की तरह टैबलेट्स ने भी उसका साथ देना छोड़ दिया था। वो सोच रहा था, इन बीते लम्हों में एक आखिरी सहारा भी दगा देने लगा था। नींद तो नींद, मसनूही नींद भी जलन देने लगी थी। कुदरत की सतम ज़रीफ़ी ही तो थी कि हर गम यकदम टूट पड़ा था। कुछ ही दिनों बाद वो इस सूरत हाल से तंग आ गया था। सारी सारी रात जागते कट जाती थी। सोच सोच कर जहन मफलूज होने लगा था। बेबसी इंतहाई अरूज पर पहुंच चुकी तो रात को ही वो घर से निकला था। कुछ स्ट्रीट्स छोड़कर डॉक्टर वकार का घर था। नींद की टैबलेट्स भी वो उसी से लिया करता था। वो डॉक्टर आजकल के दुनियादार डॉक्टरों के जैसा ही था। उसे अपने पैसे से गर्ज थी। किसी का बेड़ा गर्क होता है, इस बात से कोई सरोकार नहीं था। डॉक्टर टीवी के सामने बैठा न्यूज़ देख रहा था जब मुलाजमा ने किसी के आने की इतला दी थी। गेस्ट रूम में बिठा दो, मुलाजिम से कहकर वो अपने बेडरूम चला गया था। बीवी को बताकर वो गेस्ट रूम आया था। उसे देखकर यकदम से उसके होंठों पर पेशेवराना मुस्कुराहट फैल गई थी। रस्मी गुफ्तगू के बाद उसने अपना मुद्दा पेश किया था। डॉक्टर ने हल्का सा अज़र तराशा था। कुछ नहीं होगा, बेख्वाबी ने परेशान किया है। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं किसी और डॉक्टर से नशा आवर इंजेक्शन लगवा लूँगा। वो हकीकतन परेशान था। उसे न जाने क्यों अपने वजूद से ही कुछ ज़िद सी बन गई थी। सब कुछ तहस नहस करने को दिल चाह रहा था। सारी दुनिया को, खुद को, हर चीज़ को। कुछ पसोपेश के बाद डॉक्टर ने इंजेक्शन लगवा दिया था। रकम देकर वो घर चला आया था। उस रात उसने गहरी नींद ली थी। एक अनजान सा सुकून रगों पैर में महसूस हुआ था। ये सुकून जिस्म बेताब को बहुत भला महसूस हो रहा था। और फिर ये सुकून में सिलसिला कुछ दिन पर मोहित न रहा था। ये सिलसिला बढ़ता गया था। मसनूही नींद, गम से छुटकारा अगर एक इंजेक्शन के ज़रिए मुमकिन हो सकता था, ये एक नेमत ही तो थी। वो इस एहसास से अपना दामन छुड़ाना चाहता था जिसे इश्क मोहब्बत कहते हैं। ये एहसास एक बला की मानित उसके वजूद को नेस्तो नमूद करने पर तुल गया था। उस मसनूही सहारे की खबर सिर्फ उसी तक मौजूद थी। कभी कभार वो दफ्तर जाता था, कभी कभार दफ्तर छूट जाता था। बाप के वावेले पर वो फिर से दफ्तर चल पड़ता था। इतवार का दिन था। वो घर से बाहर निकला था। उसकी माँ अपनी निगरानी में सफाई करवा रही थी। मुलाजमा डस्टबिन उठाकर उसके पास लाते हुए बहुत तहीर भरी आवाज़ में बोली थी, बेगम साहिबा, इस डब्बे में तो इतनी दवाई की शीशियाँ हैं। मुलाजमा की आवाज़ व लब्बो लहजे पर भी वो मुतफक्किर होकर खिड़की का पर्दा सिरकाकर सरहद से उसकी जानिब आते हुए उसके हाथ से डस्टबिन लेकर उसका जायज़ा लेने लगी थी। सारा डस्टबिन छोटी शीशियों से भरा हुआ था। वो ठटक गई थी। गौर से देखते हुए उन्होंने जब अंदर झांका तो बेशुमार सुरुंज दिखाई दिए थे। एक शीशी निकालकर वो मुलाजमा से कहने लगी थी, इसे फेंका और सुनो, किसी को कुछ बताना नहीं। वो घबराई थी, फ़ौरन बोली थी, बेगम साहिबा मैं क्यों बताऊँगी भला, और चल दी थी। वो शीशी लिए अपने कमरे में आई थी। इस वक्त उसका सर चकरा रहा था। उनका बेटा इस रविश को भी इख्तियार करेगा उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। वो गहरी उलझन में मुब्तला दोनों हाथों से अपना सर थामे सोचने लगी थी। उस्मान को अपने कमरे में बुलाकर वो उससे हतमी बात करना चाहती थी। उसकी मर्ज़ी या उसे शादी के लिए तैयार करना ज़रूरी था। उसका बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। वो जब उनके कमरे में आया, स्याह शलवार सूट में मलबूस था। वो नशे की हालत में नहीं था, जब भी संजीदा दिखाई दे रहा था। वो माँ के करीब बैठ गया। मैंने तुम्हें एक अहम बात के लिए यहाँ बुलाया, इसलिए मैं चाहूँगी कि तुम संजीदगी से इस पर सोचो। जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझना। अगर मुझे अपनी माँ समझते हो तो तुम्हें मेरी इस ख्वाहिश का एहतराम करना पड़ेगा। वो कह रही थी और वो सुन रहा था। आपकी हर ख्वाहिश तो पूरी करता रहा हूँ, आज तक मैं अपनी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। वो दिल से माँ से मुखातिब था। माँ बाप का औलाद पर बड़ा हक होता है। माँ नासहाना अंदाज में समझा रही थी। तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए हमने बेहतर सोचा है। उनकी आवाज़ सन्नाटे में गूंजी थी। मेरे मुस्तकबिल के लिए मैंने भी बेहतर सोचा था, पर आपने यकीन नहीं किया। शिकवा दिल में उभरा। माँ बाप कभी भी औलाद का बुरा नहीं चाहते। माँ का हाथ उसके बालों में रेंगने लगा। हाँ, औलाद कभी भी अपना बुरा नहीं चाहती। वो फिर से शिकवा को ना था। हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। वो सोचों के गर्दाब से जकदम निकला। उसने तहीर भरी नज़रों से माँ को देखा। उसकी माँ इस कदर संगीन मजाक भी कर सकती थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था। बोलो, खामोश क्यों हो, जवाब दो। हम बेहतर और ठीक सोच रहे हैं ना? वो जैसे होश में आ गया। किसने कहा कि बेहतर और ठीक सोच रहे हैं? उसकी स्पार्ट सर्द आवाज़ पर उसकी माँ चुप हो गई। बेहतर और ठीक तो आपने उस वक्त नहीं सोचा जब आपको बेहतर और ठीक सोचना चाहिए था। अब क्या रह गया सोचने को? वो तल्ख सा हो गया। मेरा भला कितना चाहते हैं आप दोनों, इसका अंदाज़ा पिछले 2 सालों से हो रहा है मुझे। मुझसे बढ़कर मेरा भला कोई नहीं चाह सकता। जब मैं अपनी भलाई के लिए कुछ नहीं कर सका तो आप लोग क्या करेंगे? उसके कारदार लहजे पर वो कुछ नर्वस सी हो गई थी। कुछ तवक्कुफ के बाद बोली,
माँ को इतना भी हक नहीं कि बेटे के सामने अपनी किसी ऐसी ख्वाहिश का इजहार करें। बेटे को भी इतना हक नहीं था कि माँ बाप के सामने अपनी किसी ऐसी ख्वाहिश का इजहार करता जिस पर अमल करने के बजाय बेटे को जिंदान में डाल दिया गया। वो गुलोगीर और अफसुर्दा लहजे में कहता माँ के कलेजे पर जैसे बर्छी चला गया था। जिंदान में तुमने खुद को खुद डाला है, उसकी माँ ने रंधी आवाज़ में कहा। हाँ, जब मैं बुरा हूँ तो फिर किसी की ज़िंदगी ख़राब करने की ज़रूरत ही क्या है कि दूसरे अच्छे बंदे को बर्बाद कर दिया जाए। मुझ जैसे बुरे इंसान से उसका नसीब जोड़कर यूं ही जल मरने दे मुझे। वो बहुत तल्ख हो रहा था, उसका गर्म लहजा माँ को तपा रहा था, लेकिन वो कोई बदमज़गी पैदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए कड़वी कसैली बातों को बर्दाश्त कर रही थी। वो उठ गया था। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे अपना होश नहीं तो किसी और का क्या होश रहेगा। किसी को अजाब में मुब्तला ना करें आप। दो के बजाय एक ज़िंदगी ख़राब हो रही है तो बेहतर है, कतई अंदाज में कहता वो चला गया था। वो सोचों में उलझी फिक्रमंद सी इस मसले का हल सोचने लगी। उन्होंने शौहर से बात की थी। बाप ने बेटे को समझाया, लेकिन उसने बाप के सामने साफ इनकार कर दिया। वो सोचों में मुस्तरक थी। इस दौरान कई दिन बीत गए थे। वो उनकी बात मानने को तैयार न था। इस दौरान उन्हें शदीद बुखार ने आ घेरा। वो कई दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। वो दिन में कई बार उन्हें देखने उनके कमरे में जाता था। ये माँ से इश्क था या उनके साथ तल्ख गुफ्तगू का पछतावा। उसकी माँ ने उससे गैर ज़रूरी बात करना छोड़ दी थी। वो बिल्कुल खामोश सी होकर रह गई थी। सेहत की बहाली के बाद तक यही रवैया अपना रखा था। वो उस वक्त भी उनके पास बैठा उनकी खैरियत पूछ रहा था। नहीं हो तुम्हारी माँ, मर गई तुम्हारे लिए। आज से पहले मैं तुम्हारी तंदुरुस्ती की दुआएं मांगती रही हूँ। आज के बाद मैं अपनी मौत की दुआएं मांगूंगी। ये रोज़ रोज़ का जीना मरना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो रोने लगी थी। वो दिलगीर था। उसकी माँ भी मलूलो दिलगीर थी। खुश कौन था? हमेशा आप लोगों की ख्वाहिशात की भींटी तो चढ़ा हूँ मैं। क्या करूँ क्या ना करूँ, सारे इख्तियारात आप लोगों के पास ही तो थे। जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था उसमें ना ले सका, आप लोगों की ख्वाहिश के बायस। मैं आर्मी में जाना चाहता था। पापा ने कहा वकालत में आओ, वकालत में पैसा बहुत है। किसकी ख्वाहिश पूरी हुई, मेरी या उनकी? बाप ने कहा अनम को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। फिर कहा नगीन को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। अब आप कह रही हैं कि शादी कर लूँ। सोदो रंज की कैफियत में मुब्तला बेखुद सा अपनी कहे जा रहा था। मैं शादी नहीं करता। आप यहाँ मरने के लिए तैयार हो गए। अगर मेरी ख्वाहिश पूरी हुई तो आप जिंदा नहीं रहेंगी। अगर आपकी ख्वाहिश पूरी हुई तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो और आप ना हो, ऐसा तो मैं मरकर भी नहीं चाहता। आप रोज़ाना अपनी मौत के लिए दुआएं मांगती हैं, तो मैं आपसे आज पहली और आखिरी मर्तबा अपनी हर ख्वाहिश अर्ज़ करूं कि चाहे अपनी मौत के आप मेरी मौत की दुआएं मांगने की दुआ किया करें, और औलाद के हक़ में वो फ़ौरन कबूल होती है माँ की मांगी जाने वाली दुआ, चाहे बद्दुआ ही क्यों ना हो। मैं नहीं चाहता, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरी तो कोई ख्वाहिश हो ही नहीं सकती। मर्दों की ख्वाहिशात नहीं हुआ करती। वो रो रहा था। मेरी तो कोई ख्वाहिश है ही नहीं। वो निगाहों से और रिचकियों से रोने लगा था। आप लोगों ने कभी मेरी बात का यकीन किया ही नहीं, कभी मेरी किसी ख्वाहिश पर एतमाद किया ही नहीं। आप अगर मुझे कहें खंबे या दरख्त पर से बांध भी दे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आओ मैं तुम्हारा निकाह पढ़ा दूँ, तो वो भी कर लूँगा कि ख्वाहिशात का मारा कब का रेज़ा रेज़ा हो चुका। इस शादी से, उस निकाह से मेरा क्या जाएगा। वो मुसलसल अश्क बरसा रहा था। उसकी आवाज़ सिसकियों के बीच दब कर रह गई थी। एक कमज़ोर, एक मोहताज इंसान की औकात ही क्या होगी कि वो एक ताकतवर इंसान की बात को, उसकी किसी छोटी सी ख्वाहिश को रद्द कर दे। मैं चाहूँ तो भी कुछ नहीं कर सकता। वो भीगी आवाज़ में कहता। मुज़महिल दिखाई दे रहा था। उसके बेरहम व सफाक अल्फाज से उसकी माँ के दिल पर क्या बीत रही थी वो नहीं जानता था। आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें, कर दे मेरी शादी। जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा। मैं तो आप दोनों का ग़ुलाम हूँ। मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। वो पटरी से उतरने लगा था। वो बर्दाश्त न कर पाई। आगे बढ़कर उन्होंने उसे अपने सीने में भींच लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो भी उनका साथ देने लगा। माँ को उसने इजाज़त दे दी थी। अंदर दिल की हालत क्या थी वो सिर्फ वही जानता था। उसे शादी से या बीवी से कोई सरोकार नहीं था। बस वो माँ की आरज़ू को पूरा करना चाहता था। वो मातम को ना था, वो सोग मनाना चाहता था। वो सोग मना रहा था। नशे की ज़्यादती के बायस वो कुछ दिन से ऑफिस भी नहीं जा रहा था। कलसूम खुश सी दूसरे ही दिन रिश्ता लेकर उनके घर पहुंच गई थी। सदीका के हमरा वो उनके घर 2 बार गई थी। लड़की की माँ इस रिश्ते से बहुत खुश थी। सोच विचार के लिए उन्होंने वक्त मांगा। सुगरा को यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी का रिश्ता इस कदर अमीर और शोहरत याफ्ता घराने से आएगा। खुशी से निहाल उस औरत को ये खबर नहीं थी कि वो बेटी के नसीब फोड़ने जा रही है। वो इस बात पर शुक्राने पड़ने लगी थी कि इतने बड़े घर से उनकी बेटी के लिए प्रपोज़ल आया था।
उनके शौहर खुद हैरत में मुब्तला थे। इस रिश्ते को उन्होंने बेटी के हुस्न और जहानत से महमूल किया था। उसके वालिद चचा उनके घराने और लड़के के बारे में पूछताछ कर रहे थे। अगरचे इतने नामी ग्रामी वकील के नाम से तो हर कोई आशना था, ताहम उनके घराने की शराफत किरदार के बारे में करबो जवार के लोगों से ही मालूमात हासिल की जा सकती थी। वो लड़का वकील था, बाप के दफ्तर में उनके हमरा वकालत करता था। उसके अखलाक के सब कदरदान थे, उसकी जहानत के भी कायल थे। रिश्ता अच्छा है, सब जगह से यही जवाब मिल रहा था। रिश्ता हर लिहाज से अच्छा था। मंगनी सादगी से कर दी गई, शादी 1 महीने के अंदर अंदर ही तय कर दी गई थी। सुगरा और उनके शौहर इतनी जल्दी तैयारी से कतरा रहे थे। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपकी बेटी के, कहकर उनका मुंह बंद कर दिया गया था। जहेज की इस्ताहत उनकी नहीं थी। जो थोड़ा बहुत वो कर सकते थे वो उन्होंने किया। दोनों तरफ से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। आने वाली उसकी ज़िंदगी को क्या रुख देने वाली थी उससे बाखबर सिर्फ ज़ात पाक थी। वो औरत अपने बेटे के लिए दवा खरीदने चली थी। अब दवा को अपना असर दिखाना था। ये उस मरीज़ की किस्मत थी कि वो उस दवा से शफायाब होता है या नहीं। शादी धूमधाम से हुई। वो दुल्हन सपनों के महल में आ चुकी थी। घर के अंदर जश्न का समा था। मूवी मेकर्स उन हसीन नज़ारों को कैमरे में कैद कर रहे थे। कैमरों की चकाचौंध थी। उस बेपनाह ऊधम में कहीं आवाज़ उभरी थी, दूल्हा को बुलाकर दुल्हन के पास बिठाओ भई। कुछ देर बाद 2 खवातीन उसे पकड़े अंदर ला चुकी थी। उसे उसके पास बिठा दिया गया था। तकदीर के खैर निराले हैं। वो जो अपनी खुशकिस्मती पर रश करती दिल ही दिल में रब्बे करीम का शुक्र अदा कर रही थी, इस बात से नावाकिफ़ थी कि उसकी ज़िंदगी किस तैरगी शब से दो-चार हो चुकी है। जो मर्द उसके पहलू में बैठा उसके और आके ज़िंदगी को बदलने वाला था, वो नहीं जानती थी कि वो उसकी हस्ती को ही बदल डालेगा। वो खुश कमानी में घिरी दिल में हसीन ज़िंदगी के ख्वाब देख रही थी, जबकि दूसरी जानिब शिद्दत गम से फटे दिलो जिस्म को करार देने के लिए दवा दरकार थी, जो उसे बिल्कुल गाफिल कर देती दुनिया की हर तकलीफ़ से, हर किस्म की बेबसी से। मतलातुम जज्बात हवास को मुख्तल कर रहे थे। शौरीदा सिरी की कैफियत में घिरा वो ज़ब्त व बर्दाश्त के इंतहाई अरूज पर खड़ा था। दिल बेचैन उस शोर हंगामे से कहीं दूर सहरा का पुल बना नेहाद वीरान खड़ा तन्हाई से खेल रहा था। शराब की कैफियत वजूद पर फैल गई थी। चेहरे पर तनाव की कैफियत थी। करार की एक ही सूरत थी, लेकिन कैसे? इतनी भीड़ में क्या वो नशे की चंद बूंदें अपने जिस्म में मुंतकिल कर सकता था? साथ में कौन बैठा था वो भूल गया था। नशा कैसे अंडेले, यही सोच लाहक थी। वो जो दिल में लाख खुशफहमियाँ लिए बैठी थी, उसे नहीं मालूम था कि उसके पहलू में बैठा मर्द आने वाली ज़िंदगी के हसीन लम्हों को नहीं, एक सुरुंज नशे के बारे में सोच रहा था। अगर उस लड़की को इस बात की खबर हो जाती तो शायद वो जिंदा ही नहीं रहती। बेशक लाइल्मी में भलाई है, वो भी लाइल्म थी। शायद दुनिया में बहुत सी माएँ ऐसी हैं जिन्होंने बेटों की सुहाग रात को झोलियां फैलाकर अपने बेटों से बीवियों के साथ दुरुस्त रवैया रखने की भीख मांगी हो, उससे वादे कस्में लिए हों कि वो माँ बाप को दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं करेंगे। वो औरत भी उनमें से एक थी। वो पिछले 1.5 घंटे से रो रो कर उसे यही कह जा रही थी। वो समझ रहा था या नहीं, ये सुनने वाले को इल्म था। अपनी तरफ से उन्होंने उससे हर तरह के वादे लिए थे, कस्में दी थी। वो बुत बना बैठा था। वो नजीबो गरीब लोगों की अजीब बातों को सोच रहा था। एक ख्वाहिश, बस आखिरी ख्वाहिश, फिर इसके बाद दूसरी आखिरी ख्वाहिश, आखिरी तमन्ना। माँ बाप औलाद अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए पैदा करते हैं। ज़हनी रोग बहक रही थी। मजनूनाना एहसासात ने पूरी तरह घेराव कर लिया था। लब खामोश थे। दिमाग की रगों में सनसनाहट सी होने लगी थी। गर्म लावा अंदर ही अंदर पक रहा था। उस चलते लावे का निशाना कौन बने? सामने जो औरत बैठी है वो माँ है, इसलिए दिल की भड़ास वो उस पर निकाल ही नहीं सकता। जो मर्दाने में मेहमानों के साथ बैठा बेटे के घर बसने की खुशियाँ मना रहा है, वो बाप है। कैसे तकलीफ़ दे के, ये तो अपने हैं, किसे जलाकर भस्म कर दे, खुद को तो वो दे रहा है सज़ा, और किसे अजियत दे, वैसी ही जैसी उसे दी गई है। माँ रो रही थी। वो अपने हाल में लौट आया था। जो आपने चाहा वो हो गया और आगे भी वही होगा जो आप चाहेंगी। अपनी ज़िंदगी पर मुझे कोई इख्तियार नहीं, ये पहले मैं भी कह चुका हूँ। आप लोग जिस राह पर लगा देंगे उसी पर चल पड़ूंगा। वो माँ को दिलासा दे रहा था या तंज कर रहा था, वो खुद समझ नहीं पा रहा था। कोई कमज़ोरी सारे जिस्म को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। सबका दामन छूटने लगा था, पर सामने बैठी औरत से किया अपना वादा भी तो याद था। क्या वो अपने वादे पर कारबंद रह पाएगा? हल्का हल्का पसीना माथे पर आया होने लगा। तज़ब्ज़ुब में मुब्तला वो उठ गया। वो भी उसकी तकलीद में उठ गई थी। उनके कमरे से निकलकर वो जीना तय करने लगा। वो भी कुछ कदम पीछे हटी थी। दरवाजे पर रुकते ही वो अचानक रुक गया। जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। माँ की आवाज़
पर से आई थी। वो ढीले ढाले अंदाज में दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल होने वाला था। छम्मा की आवाज़ पर उसका हरकत करता हाथ साकित हुआ था। ठहरो, मैं अभी आती हूँ। वो तेज़ी से मुड़कर जीने तय करके चली गई। वो लामत ना ही सोचों में घिरा वहाँ उनका इंतज़ार कर रहा था। कुछ ही देर में वो वापस आई थी। ये उसे पहना देना और कुछ गलत नहीं बोलना, उन्होंने आजिज़ाना लहजे में बड़ी बेचारगी से कहा था। वो बेदिली से केस हाथ में लिए दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। आहट पर वो सीधी होकर बैठ गई। कमरा बेहतरीन अंदाज में डेकोरेट किया गया था। खूबसूरती का ताल्लुक अंदर के मौसम से होता है। अगर अंदर का मौसम अच्छा हो तो हर बुरी चीज़ भी खूबसूरत दिखती है। कुछ फूल पत्तियां बेड पर बिखरी थी। कमरा उन फूलों की मधुर खुशबू से महक रहा था। अपने कमरे में आते ही सब कुछ धुंधला पड़ने लगा था। सामने बैठी लड़की नहीं थी, बोझ था जो उसके सर ज़बरदस्ती बांध दिया गया था। वो सुर्ख गुलाबों की पत्तियां नहीं थी, सुर्ख खून था। उसके अरमानों, उसकी मोहब्बत, उसके इश्क जुनून का यह खुशबू नहीं थी, ताफुन था जो तबीयत को बोझल बना रही थी। खुरमन हस्ती में उसके लिए अजियतें थी जो हर पल वो सहेगा, वहीं एक हमेशा कुर्बानी की भेंट चढ़ेगा। वो बेध्यानी के आलम में आगे बढ़ा था। हाथ में पकड़ा केस उसने सामने पड़े बोझ को थमा दिया था। बगैर किसी पुकार के, बगैर किसी आवाज़ के वो मशीनी अंदाज में पकड़ाकर वापस पलटा था। वो अपने हवासों में नहीं रहा था। अंदर तलब जागी थी, चला रही थी, अपना एहसास दिला रही थी। उसकी आवाज़ पर उसे कान धरना पड़ा। सुध बुध खोया वो उस पल एक हरकी मशीन की मानी था। सर में शदीद दर्द शुरू हो गया था। झुककर साइड टेबल की दराज से वो कुछ निकालने लगा। कुछ देर बाद वो मतलूबा चीज़ साइड टेबल की सतह पर रखी नजर आई। वो बेड के किनारे पुरसुकून अंदाज में बैठ गया। उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। उसे याद नहीं रहा था एक लड़की उसके नाम से ताल्लुक़ जोड़ बैठी, उसे याद नहीं रहा था वो लड़की उससे दो चार अल्फाज सुनने की मुंतज़िर है, उसे याद नहीं रहा था। अगर कुछ याद था तो वो बड़ा जाग उसल था, जाग उदास था। बेकरार वजूद को करार देने के सिवा इस वक्त कोई याद नहीं रही थी। सुरुंज भरकर वो अपने दाएं बाजू में समो चुका था। वो जो गर्दन झुकाए झुकाए थक चुकी थी, उस पास बैठे मर्द की खामोशी पर लाशऊरी तौर पर वो अपना सर उठा चुकी थी। वो तहीर ज़दा रह गई थी। वो मर्द जो उसकी जानिब पीट किए बैठा था, अपने हाथ में सुरुंज गाड़े था। शायद उसकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो सोच रही थी। कुछ पल बाद उसने शीशी और सुरुंज डस्टबिन में फेंक दिए थे। उसने एक बार फिर अपना सर झुका दिया था। इस मर्द की मौजूदगी से वो लड़की कुछ घबराहट महसूस कर रही थी। एक अनजाना सा खौफ उससे लाहक था। वो बेड पर पाँव लटकाए लेट गया था। वो उसके बोलने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो आंखें बंद किए खामोश पड़ा था। एक पल को सरसरी निगाह डालकर जब उसने देखा कि वो आंखें बंद किए लेटा है, तो उसने गौर से उसे देखा। एक हयामेज़ मुस्कुराहट उसके मेहराबी लबों पर फैल गई थी। उसे अपनी खुशकिस्मती पर बेपनाह यकीन होने लगा था। वो उसके ख्यालों से बढ़कर था। तारीफ़ें उसने अपनी कज़न से सुनी थी, आज देखकर यकीन आ गया था। सबीहा चच्ची की बात बेतहाशा याद आई थी। चाँद सूरज की जोड़ी है। चाँद ठंडक का एहसास दिलाता है, मध्यम नीली रोशनी का हसीन मुरक्का। सूरज गर्मी का एहसास दिलाता है, गर्म चुभने वाला। उस औरत की बात सच थी। ये जोड़ी चाँद सूरज की थी। कुछ देर तक खामोशी बदस्तूर जारी रही। उस तवीज़ खामोशी की तय को उस मर्द की आवाज़ ने तोड़ा। तुम एक बदनसीब औरत हो। सॉरी, मुझे नहीं पता कि तुम औरत हो कि लड़की हो। इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। उसकी आंखें हनूस बंद थी, उसके लब हिल रहे थे। उसकी आवाज़ खूबसूरत थी, उसने दिल में सराहा था, लेकिन अल्फाज बहुत भयानक थे। उसका तसव्वुर उसने नहीं किया था। तुम्हारी बदनसीबी पर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, सिर्फ मुझे नहीं। इस शादी में जिसने शिरकत की उस सबको तुम्हारी बदनसीबी पर अफसोस हो रहा है। मेरी माँ, कुछ पल सकूत छाया रहा था। मेरी माँ को भी तुम्हारी बदनसीबी पर अफसोस हो रहा है। तभी हाथ जोड़कर थोड़ी चूकर तुम मेरी मिन्नतें खुशामदे करिए कि मैं तुमसे दुरुस्त रवैया रखूं। वो भी तुम्हारी बदनसीबी पर अफसोस करती है। वो औरत बुत बनी सुन रही थी। वो क्या बोल रहा था उसे समझ नहीं आ रही थी। तुम बदनसीब, मैं बदनसीब, अनम बदनसीब, नगीन बदनसीब, सब बदनसीब। खुशकिस्मत मेरी माँ, मेरा बाप, खुशकिस्मत सारी दुनिया। वो बेतकान बोल रहा था। मेरी माँ कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक हसीन लड़की लेकर आई। वो ये नहीं कहती कि काश मैं तुम्हारे लिए एक हसीन किस्मत ले आई हूँ जिसमें कोई अनम, कोई नगीन जुदा ना हो। उसकी आवाज़ रंध गई थी। लड़की के दिल को यकबारगी कुछ होने लगा था। कुछ था जो गलत था। ये शादी एक धोखा था, एक फ्रॉड था। तुम्हें चाहिए था कि तुम खुशकिस्मत होती। वो उसे दोष देने लगा था। अगर तुम खुशकिस्मत होती तो तुम्हारी शादी मुझसे ना होती, तुम इस जहन्नुम से बच जाती। वो उठकर बैठ गया था। उसने उसकी आवाज़ में, उसके अंदाज में लड़खड़ाहट महसूस की थी। या फिर मुझे खुशकिस्मत होना चाहिए था कि मुझे नगीन मिलती। फिर एकदम से दुख भरी आवाज़ में अपनी बात की तरदीद करने लगा था।
अगर मैं खुशकिस्मत होता तो मुझे नगीन मिल जाती। फिर खुद से सवाल जवाब के अंदाज में बोला था, पर मैं तो खुशकिस्मत हुई नहीं। नहीं, बस तुम खुशकिस्मत होती। कम अज़ कम तुम्हें तो खुशकिस्मत होना चाहिए था। वो मदहोश नज़रों से उसके चेहरे पर नज़रें जमा उसे बगौर देखने की कोशिश करते हुए कह रहा था। नशे के गलबे के बाइस उसकी आंखें पूरी तरह खोल नहीं पा रही थी। मेरा बाप कहता है कि लड़की को और क्या चाहिए। यहाँ उसे अच्छा खाने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा, सारी जायदाद मिलेगी, पर अच्छा लड़का तो नहीं मिलेगा ना उसे। तुम रो रही हो, वो टूटे फूटे लहजे में कह रहा था। रो मत, खुशकिस्मत खुश नसीब तो मैं भी नहीं हूँ। सच कह रहा हूँ तुमसे, मैं भी नहीं हूँ। देखो क्या मैं रो रहा हूँ। तुम्हें सब्र करना भी नहीं आता। मुझे देखो, मैं सब्र कर रहा हूँ, एक को जीते जी मार कर दूसरी को कब्र में उतार कर। पर मैं रोया नहीं, सब्र कर रहा हूँ। तुम भी सब्र करो। वो धीरे धीरे हिचकियों से रो रही थी। तुम नाराज़ हो गई हो। माँ ने कहा था कि बीवी को कुछ मत बताना, पर मैं तो कह गया सब, इसलिए तुम नाराज़ होकर रो रही हो। मैंने तुम्हें बता क्यों दिया? चलो तुम इसे भूल जाओ, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। अगर माँ भी पूछे तो तुम कहना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं, ठीक है ना? मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं रोऊं, लेकिन मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तुम यूँ करो कि तुम नहीं रो मत। रोने से कुछ नहीं मिलता, रोने से सुकून नहीं मिलता। सुकून सिर्फ इस दवा से मिलता है। मैं सो रहा हूँ, तुम भी। कुछ ही पल में वो मदहोश हो गया था। सारी खुश फहमियाँ भग से उड़ गई थी। हकीकत एक अस्ते की मानित मुंह खोले बैठी थी। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया था। खुशकिस्मती दौलत से, जहानत से मंसूब नहीं। वो औरत भी उस मर्द की तरह हर लिहाज से एक बदकिस्मत औरत थी। वो बदकिस्मत औरत दिल खोल कर रोने लगी थी। अच्छी तरह रोने के बाद वो बेड से उतर गई। अपना भारी सुर्ख लहंगा एक हाथ से थामकर वो कारपेट पर खड़ी पुरसोच निगाहों से कुछ पल उसे देखती रही। फिर उसके हाथ हरकत में आ गए। उसने उसके शूज़ उतारे, फिर मोज़े उतारकर जूतों में डालकर बेड के नीचे रख दिए। फिर बड़ी कोशिश से उसने उसकी टांगी बेड पर फैलाई। वो बुड़बुड़ाया भी था, चूँकि नशे के ज़ेर असर था, इसलिए इस कदर गहरी नींद से उठ नहीं पाया था। वो अभी भी सही पोजीशन में नहीं था, पर इतना ज़रूर हुआ था कि वो बेड पर मुकम्मल आ गया था। उसके ऊपर कंबल डालकर वो कुछ देर शशोपंज में रही। कपड़े चेंज करके वो वापस बेड की जानिब आई थी। कुछ देर खड़ी उसे सोता देखती रही, फिर स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ गई। बढ़कर लाइट्स ऑफ कर दी। टेबल लैंप ऑन करके वो सोफ़े की तरफ आई और सोफ़े पर लेट गई। कुछ देर तक खालिल ज़हनी से कुछ सोचती रही। नींद आंखों से कोसों दूर थी। अगर वो उसके साथ बेरुखी का इजहार करता तो कोई बात न थी। परेशानी और फिक्र वाली बात वो इंजेक्शन की थी कि जिसने उसे बेखुद कर दिया था। क्या वो इन दिनों मोहब्बत में नाकामी के बायस शदीद डिप्रेस था, इसलिए इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहा था? किसी डॉक्टर की तजवीज़ पर बात चुभ रही थी। ये चुभन पूरे वजूद में हो रही थी। वो नगीन जो कोई भी थी, उससे उसकी नई ज़िंदगी की हसीन शुरुआत चाहे जाने की ख्वाहिश और सराहने की तमन्ना का हक छीन चुकी थी। वो एक नहायत जालिम और संग दिल औरत थी। वो सोच रही थी, जाने वो क्या कुछ सोचती रही थी। नींद की मेहरबान देवी उसे खौफे दिल को लाहक हुआ था। उसका सदबाब करना वलीमे की तकरीब के बायस वो बुरी तरह नढाल हो चुकी थी। रात को देर से सोई थी, इसलिए नींद आ रही थी। उसे उसके कमरे में लाया गया। ये खूबसूरत कमरा उस वक्त कितना भयानक लग रहा था। उसके दरो दीवार काटने को दौड़ रहे थे। बाकी सब ड्राइंग रूम में बैठे थे, जबकि वो फ़रूक के हमरा बाहर लॉन में था। फ़रूक उससे कहने लगा, कैसी लगे तुम्हें? प्यारी है ना? उसने बशाश्त भरे लहजे में सवाल किया था। मैंने नहीं देखा उसे। फ़ारूक से वो झूठ बोल ही नहीं सकता था, इसीलिए सच कह गया। क्या मतलब? वो उसके जवाब पर शश्तर रह गया। तभी हैरत ज़दा अंदाज में पूछ रहा था, फिर तुम कहाँ थे? एकदम से दूसरा सवाल दागा। फिक्रमंदी उसके चेहरे से झलक रही थी। अपने कमरे में ही था, उसने मुख्तसर जवाब दिया। तो फिर देखा कैसे नहीं? क्या तुम जाते ही सो गए थे? उसके लहजे में दबी दबी तशवीश थी, जिस पर मुकाबिल को ज़रा भी परवाह न थी। इंजेक्शन की तलब हो रही थी, वो लिया। फिर कुछ जान ही ना पाया कि मैं उसे कुछ कह चुका हूँ या नहीं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैं उसके साथ बोला था। क्या बोला था याद नहीं। फिर मैं शायद सो गया था। सुबह बेदार होने पर मैंने उसे सोते देखा था। वो कैसी है मैंने गौर नहीं किया। मुझे नहीं पता कि वो कैसी है। उसने पुरसुकून अंदाज में वजाहत दी। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई ये सब फ़ख्र से कहते हुए? तुम्हें पता है कि वो लड़की तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आई है। मेरे लिए नहीं, मेरे माँ बाप के लिए। वही लेकर आया उसे, ये उनकी ख्वाहिश है। फिर मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ कि मैं नशे में था। मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसलिए उस बहस को छोड़ दो। उसकी बेहिसी पर फ़रूक को शदीद तैश आया था। इस रिश्ते को निभा नहीं सकते थे तो ज़रूरत ही क्या थी एक मासूम लड़की की ज़िंदगी तबाह करने की? उसका लहजा आग उगल रहा था।
मैंने नहीं की, मेरे माँ बाप ने की है, उनसे कहो। वो लापरवाह और मुतमईन अंदाज में बोला। उसके साथ बहस करना पत्थर से सर टकराना था, इसलिए उसने मज़ीद कुछ नहीं कहा था। फरूक के जाने के बाद वो भी सोने के लिए अपने कमरे में आया। रात के 1:30 बज रहे थे। नींद आ रही थी, अलबत्ता बेचैनी अहाता करने लगी थी। इस ख्याल से एक उफ़त महसूस हो रही थी कि वो लड़की उसके कमरे में बैठी उसका इंतज़ार कर रही होगी। उकताहट अमीज़ तासुरात चेहरे पर फैल गए थे। एक हिजानी कैफियत ने घिराव कर लिया। इश्तियाल की एक लहर सारे बदन में जाग उठी। जी चाह रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे। एक झटके से उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा ज़ोर से खुलने पर उसके अंदर सनसनी सी दौड़ गई। उसे अपने लब बहुत खुश्क महसूस हुए थे। वो बदस्तूर पुश्त किए खड़ी खिड़की से बाहर रोशन चांद को तके जा रही थी। जाने क्यों ये वहम लाहक था कि वो अकब से आकर उसकी गर्दन दबोच कर यहीं उसका काम तमाम कर देगा। पुश्त पर किसी वार का एहसास बार बार हो रहा था। उसकी आंखों में एकदम से आंसू आ गए। चांद धुंधला दिखाई देने लगा। सितारे गायब हो गए। आंखों में सिर्फ पानी के कतरे थे या फिर चांद का हिलोला। इर्द गिर्द सनसनाहट सी हो रही थी। खौफ का गलबा था। अजीब सी घबराहट पूरे वजूद को घेरे में ले चुकी थी। वो पीछे मुड़कर देखने लगी। वो बाथरूम जा रहा था। कुछ देर बाद नाइट ड्रेस में उसकी वापसी हुई थी। टीवी ऑन करके वो बेड पर आराम से लेट गया। दोनों पाँव हिलाता वो चैनल बदल रहा था। वो जहाँ खड़ी थी वहाँ खड़ी रही कुछ देर तक। चैनल्स पर चैनल बदलने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा था। फिर टीवी ऑफ करके टेबल लैंप जलाकर बाकी लाइट्स उसने ऑफ कर दी। खिड़की के पास खड़ी वो 14वीं के चांद को देखने लगी। गालों पर कतरे लड़क रहे थे। चौंकी जब आहट हुई। उसने गर्दन मोड़कर देखा था। वो बेड पर बैठा अपने सर को दोनों हाथों में थामे हुए था। वो स्विच बोर्ड की तरफ गया। लाइट्स ऑन करके वो वापस बेड की तरफ आया। एक सरसरी निगाह उसने उस पर भी डाली थी। फिर झुककर दराज खोलकर उसमें से सिरिंज और शीशी निकाली। कुछ पल में सिरिंज उसके बाजू में था। अब की बार वो खुद को रोक नहीं पाई थी। आगे बढ़कर उसके पास गई। इंजेक्शन लेने के बाद वो आंखें बंद किए कुछ पल लेटा रहा। उससे उसकी आवाज़ सुनाई दी। आपको तकलीफ़ हो रही है? आवाज़ में नरमी थी। ये सवाल था या तंज? वो समझ नहीं पाया था। कोई तकलीफ़ नहीं। धीरे धीरे वो नशे के ज़रिए असर आ रहा था। तो फिर आप ये क्यों यूज़ करते हैं? सवाल में सादगी थी या कोई चोट? अब की बार भी वाज़ेह नहीं हुआ था। उसने आंखें खोलकर बगौर जांचना चाहा। उसकी आंखें लड़की के चेहरे पर उसकी आंखों पर जमी थी। उसने घबराकर नज़रें झुका ली थी। लड़की के चेहरे या आंखों में तंज की कोई लकीर दिखाई न दी थी, यानी सादगी थी। काफ़ी देर वो आंखें बंद किए चुप रहा था। मैं ये इसलिए यूज़ करता हूँ कि इससे दिल को राहत और सुकून मिलता है। तन्हाई में ये मेरी साथी बन जाती हैं। मुझसे मेरी तन्हाई शेयर करती हैं। इंसान को वो सुरूर देती हैं कि हर दुख दर्द दूर कर देती हैं। जब तकलीफ़ मिलती है ना तो एक इंजेक्शन बाजू में लगा देता हूँ। सब तकलीफ़ें ख़त्म, सब गम दूर, हर आफत से छुटकारा। उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। फिर एकदम से खुद को संभालता बेड पर बैठ गया। आज हिम्मत कोशिश की मैंने कि मैं यूज़ ना करूं, लेकिन क्या करूं। पूरे जिस्म में बहुत बेचैनी होने लगती है। दर्द शुरू हो जाता है। फिर बेरब्त अंदाज में कुछ देर तक मतवातिर बोलता रहा था। फिर गहरी नींद सो गया। उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। एक बार फिर वो ग्लास विंडो के पास आई थी। यानी वो नशा करता था। एक नशेबाज से उसका पाला पड़ा था। उसकी किस्मत में एक हसीन दौलतमंद पढ़ा लिखा स्टैब्लिश वकील, लेकिन नशेबाज लिखा था। फ़रूक ने अगले ही दिन कुलसूम से सब कह दिया था। वो फ़क चेहरा लिए हैरान परेशान उलझन ज़दा रह गई थी। ये बात छुपाने वाली नहीं थी, इसलिए बता दी मैंने आपको। बात छुपाने से बिगड़ सकती है, यही सोचकर मैं ये सब कहने आपके पास आया हूँ। उसे समझाने की कोशिश करें। मेरी बातों ने तो उस पर कोई असर नहीं किया। फ़रूक भी काफ़ी फ़िक्रमंद था। यही बात कुलसूम ने शौहर से कही तो वो फ़ौरन बोले थे, देखा, इसी बात से डरता था मैं। वो इंसान नहीं है, जानवर से भी बदतर है। जब एक इंसान को अपने नफ़ा नुकसान की परवाह ना हो तो दूसरों की क्या परवाह करेगा। पूरे इश्तियाल अंदाज में बोलते वो पूरे कमरे में टहल रहे थे। अभी उसे कुछ मत कहिए, किसी दिन मैं खुद बात करूँगी। आज तो उनके घर जाना है, दावत है। इस मौके पर बदमज़गी नहीं पैदा करें तो बेहतर है। माँ के घर जाने से पहले सास उसके कमरे में आई थी। वो तैयार थी, चादर ओढ़ रही थी कि उन्होंने उसे पुकारा। उनके चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो उसे बहुत परेशान और फिक्रमंद दिखाई दी। उनकी परेशानी को वो बाखूबी समझ सकती थी। बेटा, वो रोने लगी थी। वो रो क्यों रही थी, उसे इस बात का बाखूबी अंदाज़ा था। खुदा के लिए अपने माँ बाप से कुछ मत कहना, वो ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल वो शादी के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ कि हमारी लाज रख लेना, हमें बेइज्जत ना होने देना। वो उसके आगे हाथ जोड़े रो रही थी। वो हैरान थी, हैरानगी बजा थी। उसे इस तरह की होने की उम्मीद क्यों नहीं थी। सारे रोशन पहलुओं को सोचते सोचते वो अंधेरों में डूबे पहलुओं को क्यों कर भूल बैठी थी। वो उन्हें ख्याली नज़रों से देख रही थी। वो बेतहाशा रो रही थी। चौंक कर उसने उनका हाथ अपने हाथ में दबाया और बोली,
इसमें आपके लिए बेइज्जत होने से ज़्यादा मेरे बेइज्जत होने का इम्कान है। आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। उसका यही लहजा उन्हें मुतमईन कर गया था। वो उन्हें दुआएं देती उसको अपने हमरा लिए बाहर आ गई। उस दिन उसने जितने झूठ बोले थे, जितनी झूठी हंसी थी, उतनी पूरी ज़िंदगी में उसने कभी नहीं हंसी थी। उस दिन उसने जी जान से सबको अपनी खुशी और अपनी खुशकिस्मती का यकीन दिलाया था। ये यकीन उसके माँ बाप को मुतमईन कर गया था। माँ बाप को ना बताने में क्या मसलियत थी, वो ये नहीं जानती थी। हाँ, इतना उसे ज़रूर मालूम था कि अब जो कुछ हो गया था उसका मदावा नहीं हो सकता। बताने से माँ बाप को सिर्फ अजियत ही होती। शादी के तीसरे ही दिन उन्हें अपने बर्बादी की नवीद देना उसने हरगिज़ कबूल नहीं किया था। अगर कुछ दिन कुछ महीने वो खुश रह लेते तो ये भी बड़ी बात थी। शाम को मौसम काफ़ी अबरआलूद था। घने स्याह बादल आसमान पर तैर रहे थे। कभी कभार एक आध कतरा भी गिर जाता था। नींद से बेदार होने के बाद वो बाहर लॉन में चला आया। बेख्याली में उसकी निगाहें लॉन में नंगे पांव टहलती उस पर पड़ी। मार्च के महीने में उन घने स्याह बादलों ने ठंड पैदा कर दी थी, लेकिन वो उस ठंड से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। वो लॉन चेयर पर बैठा आसमान पर निगाहें जमा चुका था। कुछ देर बाद उसकी निगाहें खुद ब खुद उस पर आकर ठहर गई। वो लॉन में टहलते वजूद को बगौर देखने लगा। उसकी माँ ने कहा था कि वो उसके लिए एक हसीन बीवी लेकर आई है। हाँ, वो हसीन थी, सब कहते थे, पर उसे हसीन क्यों नहीं लग रही थी? शायद वो लड़की हसीन थी ही नहीं, या फिर उसकी अपनी नज़र कमज़ोर थी। उन दो बातों में से कोई एक बात थी। वो सोच रहा था। उसकी नज़र बदस्तूर उसी पर जमी थी। वो उसकी बीवी नहीं थी, वो नगीन थी। वहीं उस मौसम से जी भर कर लुत्फ़ लेती थी। इस मौसम की खूबसूरती को तमाम तर शिद्दत से महसूस करती थी। सामने खड़ी लड़की उसकी ज़िंदगी थी। वो उसके पास थी, पर वो तो समझ रहा था कि वो मर चुकी है। उसने देखा नगीन हंस रही है। दिमाग में एक शोर सा बरपा हुआ था। वहाँ एक ही पुकार थी, मर जाऊँ ना, तब भी उसी तरह हंसना। नगीन, वो बेख्तियार चिल्लाया था। वो जो पौधों के नज़दीक उसकी जानिब से पुश्त किए खड़ी थी, उसकी पुकार पर यकदम उसे पलट कर देखने लगी। वह इज़्तिरारी अंदाज में दोनों हाथ मसलता उठ गया और तेज़ तेज़ कदमों से अंदर की जानिब बढ़ गया। वो वहीं सब्ज़ घास पर बैठ गई। नगीन अनम कहाँ है? वो है भी या नहीं? अगर नहीं तो यहाँ क्या कर रही है? अगर है तो वो क्यों नहीं है? वो अपनी ज़ात के होने और ना होने के मखमसे में फंस कर रह गई थी। सर घुटनों में दिए, बाजू अपने गिर्द बांधे वो फ़िक्रमंद हो रही थी। वहाँ वो काफ़ी देर बैठी अपना तज्जिया करती रही थी। सर में दर्द होने लगा था। वो किचन में चली आई। 2 कप चाय तैयार करके अपना कप लाउंज में टेबल पर रख कर वो दूसरा कप लिया उसके कमरे में आई थी। वो नीचे कारपेट पर बैठा नजर आया। नज़दीक की सुरंज और शीशी पड़ी थी। उसके बढ़ते कदम खुद ब खुद ढीले पड़ गए थे। उसने भी सर उठाकर देखा, फिर इशारे से उसे बुलाया। उसके दिल में अजीब सी हलचल मच गई। उसके इस खफीफ इशारे पर दिल इस कदर खुश होगा उसे यकीन ना आ रहा था। वो बिलारादा उसके करीब जाकर उसे सवालिया नज़रों से तकने लगी। बैठो यहाँ, उसने इशारे से कहा। वो ट्रांस की कैफियत में घिरी उससे कुछ फासले पर बैठ गई। तुम मेरे सामने मत आया करो। अभी अभी मुझे तुम नहीं नगीन दिखाई दे रही थी। तुम नगीन नहीं हो, इसलिए तुम मेरे सामने मत आया करो। मुझे नगीन चाहिए। नगीन मेरी ज़िंदगी है। वो मर गई तो क्या हुआ, वो यहाँ ज़िंदा है। उसने दिल पर हाथ मारते हुए कहा था। अगर तुम भी नगीन को देखती तो तुम्हें भी उससे मोहब्बत हो जाती। वो मोहब्बत थी। उस मोहब्बत को मेरे माँ बाप ने मार दिया। अगर तुम मोहब्बत होती तो तुम्हें भी मार डालते, पर तुम मोहब्बत नहीं हो। तुम्हें उनसे कोई ख़तरा नहीं। डरो मत। डरना तो मुझे चाहिए। सज़ा तो वो सिर्फ मुझे देते हैं। तुम भी एक सज़ा दो, ऐसी सज़ा जो मुझे तकलीफ़ में मुब्तला कर रही है। तुम सबसे बड़ी सज़ा हो। मैं ये सज़ा नहीं झेल सकता। तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ, या फिर कहीं छुप जाओ, या गायब हो जाओ। वो बोल रहा था और उसके एक एक लफ्ज़ को जहन के स्लेट पर लिख रही थी। उसके जुमले उसके दिमाग पर सब्त हो रहे थे। उसके अल्फाज हौलनाकी की इंतहा पर खड़े उस पर मुंह फाड़ कर हंस रहे थे। इस वक्त सामने बैठा फ़र्द मखबूतुल हवास लग रहा था। वो उसका शौहर नहीं था। वो उस तरह के अल्फाज नहीं अदा करता था। हाँ, ये अल्फाज एक मदहोश इंसान की ज़बान से ही अदा हो रहे थे। इसलिए उसने बुरा नहीं माना। इसलिए बोली, नगीन को क्या हुआ था? यही मौका था कुछ जानने का। वो प्रेग्नेंट थी, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मेरा बच्चा, मेरी नगीन दोनों ख़त्म। वह मुख्तल हवास से उसके इंकशाफ को सुन रही थी। बदहवासी के आलम में उसे तकती रह गई। उसके असाब पर लगने वाला ये उसकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी शदीद तरीन वार था। हकीकी मायनों में अपनी बेवकूफ़ी का एहसास अब हुआ था। एक बदकिरदार शख्स उसका जीवन साथी बना दिया गया था। एक बद किरदार के लिए एक नेक किरदार औरत, क्या ये सतम ज़रीफ़ी नहीं थी? वो ही क्यों? अंदर कोई चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। उसने गालों को छुआ। उसके गाल गीले थे, यानी वो रो रही थी। वो शख्स अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को बयान कर रहा था। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कोई इल्ज़ाम ना देना। ये सब तो मेरी माँ ने किया, मेरे बाप ने किया। मेरी माँ,
वो माँ जिसके कदमों तले जन्नत है। कुछ देर रुककर एक गहरी सांस खारिज करते हुए वो रंधी हुई आवाज़ में बोला, तुम तो मुझसे भी बढ़कर मजलूम हो। मेरा कसूर तो मोहब्बत करना था, तुमने तो ये खता भी नहीं की, फिर भी तुम्हें। अरे मैं तो यूँ कह रहा हूँ जैसे मुझे आगाही हो कि तुमने मोहब्बत नहीं की। यकीनन तुमने भी की होगी। ये माँ बाप होते ही ऐसे हैं, औलाद की खुशी, उनका भला नहीं चाहते। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ चाहा सिवाय भला चाहने के। वो उठ गई। उस शख्स की बातें तकलीफ़ दे रही थी। उसे फ़रूक की मंगनी के फंक्शन में शिरकत करनी थी। वो तैयार होकर उस्मान के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसकी सास रात से ही वहीं थी। फ़रूक उस्मान का कज़न था, उसकी मंगनी में शिरकत करना लाजमी था। वो ऑफिस से आ गया, उसके चेहरे पर थकन के आसार थे। वो फ़ौरन तैयार होकर आ गया। वो पोर्च में खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। उस वक्त वो उसे बहुत हशाश बशाश मूड में दिखाई दिया था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो उसे बैठने को कह चुका था। उसके बैठते ही वो खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। उस रात जो कुछ आपने कहा था, क्या वो सही था? सवालिया अंदाज में देखती अपने और उसके दरमियान की खामोशी को तोड़ गई। क्या कहा था मैंने? उसने मध्यम गहरे संजीदा लहजे में सवाल किया। नगीन और अपने बच्चे के मुतालिक उसने भी उतनी ही संजीदगी से कहा। उसने देखा उसके चेहरे पर जर्दी छा गई थी। कुछ पल के लिए वो उसे बेजान सा महसूस हुआ। जानना ज़रूरी है? पल आखिर उसने पूछा। उस गैर ज़रूरी शख्सियत के लिए इतना गैर ज़रूरी है, लेकिन तस्दीक में कोई हर्ज नहीं। उसका लहजा उसे बेइंतहा तल्ख लगा, लिहाजा वो खामोश रहा। उसकी खामोशी उसका जवाब थी और ये जवाब हाँ में था। आपको नहीं लगता कि आपने अपने साथ किसी और की ज़िंदगी भी तबाह कर दी है? कुछ लम्हों बाद उसने सवाल किया। इस सवाल में एक इशारा अपनी जानिब था। एक की नहीं, बाकी दो और भी हैं, उसने बिना रुके बिना झिझके फ़ौरन कहा। जहाँ तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है तो उसे तबाह करने वाले मेरे वालिदैन हैं। मैं बाद में आता हूँ। तुम्हें यहाँ तकलीफ़ है, इसका अफसोस मुझे है। ये तकलीफ़ मैं तुम्हें जानबूझकर दे रहा हूँ। ये ख्याल बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा मेरे वालिदैन सोच रहे हैं या तुम, तो ये गलत है। मेरी ज़िंदगी एक ढब इख्तियार कर चुकी है। दिल को जितना मरना था वो मर चुका, रूह को जितना मुर्दा होना था हो चुकी। अब उन्हें किसी भी तरह से ज़िंदा नहीं किया जा सकता। न तुम, न मैं, न मेरे माँ बाप। मैं सोचता था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बदनसीब इंसान मैं हूँ, पर तुम्हें देखकर अब मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बदनसीब इंसान तुम हो। वो देख रही थी, मुसलसल बातों के दरमियान में भी उसने एक बार भी गर्दन मोड़कर उसे नहीं देखा था। वो बेनियाज था या उसके इश्क ने उसे बेनियाज कर दिया था? जिस तरह हवाएं अपना रुख बदल लेती हैं, उसी तरह किस्मत भी पलटा खा लेती है। उसी तरह अगर मेरी किस्मत ने पलटा खाया तो आप देखेंगे, इस वक्त मैं आपको दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत लगूंगी। आप अच्छे से बुरे हालात की तरफ आए हैं और मैं इंशाल्लाह बुरे से अच्छे हालात की तरफ आऊँगी। मुझे अल्लाह पर यकीन है कि वो मेरे दिन फेर देगा, उसने मजबूत लहजे में कहा। उसके संजीदा और मजबूत लहजे पर कुछ सानिये के लिए वो चुप रहा। फिर पहली बार गर्दन मोड़कर उसे देखते हुए कहने लगा, मेरे साथ रहकर तुम अच्छे हालात की तरफ आओगी। उसके लहजे में तंज पोशीदा था, जिसे यकसर नज़रअंदाज करके वो बरबला कहने लगी, मैंने आपका नाम नहीं लिया, सिर्फ अपने बारे में कहा है। खुशी किसी एक शख्स से मशरूत नहीं है। उसने लब भींचकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। बाकी रास्ता दोनों खामोश रहे। फ़रूक की मंगनी में वो बुझे दिल से शरीक हुई थी। किसी रस्म में मज़ा नहीं आया था। जब दिल के दीप बुझे हों तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। मंगनी रवायती अंदाज में हुई थी। रात गए। फंक्शन ख़त्म होते ही वो दोनों वापस चले आए, जबकि उसकी सास वहीं थी। रात को किसी लम्स के एहसास से उसकी आंखें खुली थी। वो हड़बड़ाकर उठ गई। वो उसके पाँव पर दोनों हाथ रख के बेड के किनारे खड़ा था। उसकी खौफज़दा निगाहों में झांककर वो कुछ चौंकते हुए अपने हाथ हटा चुका था। मैं समझा कि यहाँ नगीन। वो उस वक्त मदहोश था। कमरे की लाइट्स रोशन थी। उसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा। रात के 2:30 बज रहे थे। उसने टहलना शुरू कर दिया, फिर रुककर बालों में हाथ फंसाकर यकदम चिल्लाया, कहा था ना मैंने तुमसे कि यहाँ मत आया करो। समझती नहीं हो तुम। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ अभी अभी इस कमरे से। आइंदा अगर तुम इस कमरे में आई तो निकल जाओ यहाँ से। वो एक बार फिर चिल्लाया था। फिर उसका हाथ पकड़कर उसने अपने कमरे से निकाल दिया। दरवाज़ा बंद करके वो वापस कमरे में जा चुका था, जबकि वो धीरे धीरे दरवाज़ा बजाने लगी थी। इस कदर जिल्लत भरी ज़िंदगी होती औरत की। आंसू तसलसल से जारी थे। प्लीज़ उस्मान, दरवाज़ा खोलो, उसने रोते हुए कहा उसने, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला। वो बोझल कदमों से शिद्दत से रोते रोते गेस्ट रूम में आ गई थी। गेस्ट रूम के सोफ़े पर बैठकर वो दिल खोल कर रोने लगी। या अल्लाह, मेरी किस्मत में एक नशई था, मैंने सब्र किया। मेरी किस्मत में एक बद किरदार इंसान था, मैंने सब्र किया। उसने मेरे साथ बुरा रवैया रखा, मैंने सब्र किया। उस नशई बद किरदार जालिम शख्स के लिए मेरे दिल में नफ़रत नहीं या इंसाफ़ी क्यों मेरे दिल में नफ़रत बेदार नहीं कर रहा? क्यों डाल दी है
उसकी मोहब्बत मेरे दिल में। ऐसे इंसानों से तो लोग नफ़रत करते हैं। अगर इसकी जगह मैं ये सब करती तो वो क्या करता? क्या मुझसे मोहब्बत करता? वो बदले में मुझसे बेपनाह नफ़रत करता। तो मैं क्यों नहीं कर रही जो कुछ उसने कहा? अगर वो सब मैं करती तो क्या वो मुझे रख लेता? वो मुझे छोड़कर चला जाता। मैं उसे छोड़कर नहीं जा रही। ये नाइंसाफ़ी है, मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी है। तो क्यों मुझे उसकी मोहब्बत में मुब्तला कर रहा है? क्यों नहीं नफ़रत पैदा कर रहा मेरे दिल में कि मैं उस पर लानत भेजकर सारे माशरे में अपनी बहन भाइयों ख़ानदान वालों की इज़्ज़त को पसे पुष्ट डालकर उसे छोड़कर चली जाऊं। ये ज़िल्लत भरी ज़िंदगी तो पल पल की मौत है। मेरे दिल में मोहब्बत पैदा की भी तो ऐसे शख्स की कि जिसे मेरी ज़रूरत है ही नहीं। क्यों है ऐसा? वो बिलक बिलक कर रोने लगी। वो रात गेस्ट रूम में गई थी। सुबह नमाज़ पढ़कर वो बाहर लॉन में आ गई। ठंडी ठंडी घास पर टहलने से दिलो दिमाग को सुकून मिल रहा था। रात जो कुछ हुआ था उस पर करार आने लगा। ये करार ठंडी घास दे रही थी या जज्बा मोहब्बत? उसे मोहब्बत से नफ़रत होने लगी थी। उसे उस मोहब्बत से शदीद तरीन नफ़रत महसूस हो रही थी। मोहब्बत ज़िल्ला से दो चार करती है। मोहब्बत खूनी है, इंसान को अपने शिकंजे में जकड़ ले तो निकलने नहीं देती। वो भी उस खूनी शिकंजे में फंस कर रह गई थी। अब करती तो क्या कि उसे उस मदहोश बदकिरदार शौहर से मोहब्बत होने लगी थी। तुम क्यों आई हो? यहाँ मना किया है ना मैंने। दूसरी रात वो फिर नशे में धुत कह रहा था, जाओ यहाँ से। वो धाड़ा था। वो घबराकर कमरा छोड़ गई। जब बेदार हुई तो सुबह के 8:30 बज रहे थे। उसकी नमाज कज़ा हो गई थी। कज़ा नमाज पढ़कर वो किचन में आ गई। मुलाजमा इत्तला लेकर आई थी उसे कलसूम बुला रही है। वो नाश्ते का ख्याल करके उनके पास चली गई। तुमने रात कहाँ गुजारी? कमरे में जाते ही एकदम से उन्होंने सवाल किया। सुबह जब उन्होंने देखा कि वो नहीं जागी, देर हो रही है, तो उन्होंने उसके कमरे पर दस्तक दी थी। जवाबन उस्मान ने दरवाज़ा खोला था। उन्होंने उसके मुतालिक पूछा तो वो कुछ खामोश सा रहा। उन्होंने अंदर झांका। कहाँ है? क्या बाथरूम में? खुद ही सवाल जवाब करके वो उसे सवालिया निगाहों से देख रही थी। उसने नफ़ी में सर हिलाया। उन्होंने उसके चेहरे पर उलझन देखी थी। एक अजीब सा इज़्तिराब उसके चेहरे पर फैल गया था। उस इज़्तिराब ने माँ के दिल में कोई अनजाना सा खटका पैदा कर दिया। कहाँ है वो? अब की बार आवाज़ कुछ तल्ख़ी सी थी। गेस्ट रूम में, उसने दबी आवाज़ में कहा। तुमने कमरे से निकाला है? लहजा कुछ सख्त और जहरीला हो गया था। वो चुप रहा था। फिर वो एक खश्मगी निगाह डालकर गेस्ट रूम में चली गई थी। अब वो उससे उसी के मुतालिक पूछ रही थी। वो बहुत फ़िक्रमंद हो गई थी। उनका बेटा उन्हें ये दिन भी दिखाएगा, उन्होंने सोचा नहीं था। उसे ऑफिस से देर हो गई थी। वो बेचैनी से टहल टहल कर उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे इंतज़ार की सड़क पर चढ़ते तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था। ध्यान बटाने के लिए उसने रसायल देखे थे। टीवी खोला था। वह उसका इंतज़ार कर रही थी। ये गैर इरादी अमल था। वो खुद को इंतज़ार से रोक रही थी। वो खुद को सरजनिश कर रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? सिर्फ 3 बोल से दिल इस कदर उदास हो गया था। इतनी दूरी के बावजूद वो उसके बेहद करीब था। अथल पथल जज्बात बेचैनी को और हवा दे रहे थे। उसे ड्राइंग रूम में दाखिल होते देखकर वो अपनी जगह थम सी गई। सुकून की एक ठंडी मीठी लहर ने सारे वजूद का घेराव कर लिया था। चाय ले आओ, उसे देखे बगैर वो कहता अपने कमरे में चला गया। उसे चाय देकर वो अपने कमरे में आई। दिल बेचैन को करार आते ही वो बेड पर लेटकर खुद को चादर में अच्छी तरह छुपा चुके थे। उस वक्त शाम के 5:30 बज रहे थे। वो 1 घंटा की नींद लेना चाहती थी, इसलिए बेफिक्री से सो गई। उसे सोए कुछ देर ही हुई थी जब मुलाजमा पैगाम लेकर आई। उसकी अम्मी आई थी। आधी नींद में सर में हल्का हल्का दर्द शुरू कर दिया था। कसरबंदी से उठकर उसने मुंह हाथ धोया। पुरशिकल लिबास पर हाथ फेरकर शिकनों को दूर करके दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़कर वो कमरे से निकली। उसकी अम्मी ड्राइंग रूम में छोटी बहन और भाई की अमरा उसका इंतज़ार कर रही थी। छोटी बहन और भाइयों को प्यार करके वो बाकी घर वालों के मुतालिक पूछने लगी। माँ के तसल्ली बख्श जवाब पर वो मुतमईन हो गई। तुम उस कमरे में क्यों थी? तुम्हारा कमरा तो ऊपर है ना? उसकी माँ की तहीर भरी आवाज़ पर कुछ पल के लिए वो हैरत ज़दा रह गई। एकदम से उसका ध्यान उस तरफ चला गया। वो तो भूल बैठी थी कि वो तो अब अलग कमरे में होती है और उसे ऐसे किसी सवाल का जवाब भी कभी देना होगा। हमने कमरा चेंज किया है, उसने अपने तासुरात हद्दुल मक़दूर छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। अच्छा, तुम्हारी साहस कहाँ है? अपने कमरे में है, मैं उन्हें बुलाती हूँ, किसी मुलाजमा से कहकर वो उठकर किचन में गई। कुछ देर में वापस चली आई। उस दौरान माँ बेटी के दरमियान हल्की फुल्की बातें होती रही। उसी असना में उस्मान बाहर से आया था। सास को देखकर वो उनकी तरफ आ गया। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया। घर में खैरियत है? उसने खड़े खड़े ही पूछा। हाँ ठीक है, सब खुश रहो, वो दुआएं देती बोली। मुलाजमा चाय लेकर आ गई थी।
एक कप चाय मेरे कमरे में ले आओ, मुलाजमा से कहकर वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। उसने देखा तो उसकी माँ की नज़र आसमान की पुष्ट पर जमी थी। वो अपने साहब का बेडरूम में दाखिल हुआ था। उन्होंने कुछ उलझ कर बेटी को देखा। उसी वक्त उसकी सास चली आई। वो बड़ी खुशखुराकी से उनसे मिली थी। दोनों के दरमियान रस्मी बातचीत होने लगी। वो खाइब दिमागी से सुन रही थी। उनकी बेटी ने झूठ क्यों बोला था? वो शदीद हैरत में घिरी थी। उस हैरत में खौफ, डर, घबराहट, तजस्सुस सब पोशीदा थे। वो जितनी खुशी से वहाँ आई थी उतनी ही तबीयत मकदर हो गई। उसकी सास नमाज के लिए उठ गई। इस दौरान उन्होंने बराह रास्त सवाल करते हुए उसे मुखातिब किया था। झूठ क्यों बोला था तुमने? उसकी माँ का लहजा काफ़ी तरशी इख्तियार कर चुका था। ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल उनकी तबीयत, मुझे सिर्फ सच सुनना है। वो तल्खी से बोली। मैं जो आपसे कह रही हूँ वही सच है। उसने भी आत्मात से झूठ बोलने की कोशिश की थी। ठीक है, तुम मत बताओ, मैं तुम्हारी सास से पूछती हूँ। माँ की लहजे से गुस्से की झलक बाखूबी दिखाई दी थी। ये दोनों अलग अलग कमरों में क्यों हैं? उनका चेहरा फक हो गया था। घबराहट और शर्मिंदगी के आलम में उन्होंने बहू की तरफ देखा। फिर कुछ सानियों बाद नज़रें वापस मोड़ ली। मैं आपसे सब कुछ सच कहूँगी। फिर उन्होंने सब कुछ बता दिया। मैंने तो ये सोचकर इसकी शादी कर दी थी कि हसीन बीवी को देखकर वो उस लड़की को भूल जाएगा। मुझे क्या पता था कि ये वैसा ही रहेगा। वो खफत से सर झुकाए धीरे धीरे वजाहतें दे रही थी। एक रिस्क के सहारे तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उनके खामोश होते ही अम्मी गोया हुई। मुझे तुमसे शिकवा नहीं है कि मैं तुम्हारी थी कौन जिसके नफ़ा नुकसान के बारे में तुम सोचती। गिला तो मुझे अपनी बेटी से है जिसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए रखी। आपने तो जो करना था वो कर लिया। इतना भी नहीं सोचा कि एक मासूम की ज़िंदगी को तबाह करके आपको मिलेगा क्या। मुझे क्या पता था कि मैं अपनी बेटी के नसीब को काले अंधेरों के हवाले करके चैन से बैठी थी। वो शिद्दत से रो रही थी। ये क्या कर दिया आपने कि हम सबको ज़िंदा दरगोर कर दिया। जब बेटे पर यकीन नहीं था तो उसकी शादी क्यों की? अपने फ़ायदे को सोचते सोचते हमारे नुकसान के लिए। अगर आप ज़रा सा भी सोचती तो कभी भी इतना बुरा हरगिज़ ना करती। बहुत बुरा किया आपने हमारे साथ, बहुत बुरा किया। अश्क उनकी आंखों से रवां थे। उनके साथ वो दोनों भी धीरे धीरे रो रही थी। पास बैठी बेटी को रोना अपने आप पर नहीं आ रहा था। रोना उसे माँ के दुख, उसके गम पर आ रहा था। जब वो कमरे से निकला तो उसने उन तीनों को रोते देखा कि उन पर एक नज़र डालकर वो वहाँ से सीधा निकलता चला गया। उसे किसी बात का अंदेशा हो गया था, लेकिन वो इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता था। इसलिए बेफिक्री और बेनियाजी से वो वॉक कर रहा था। उसने माँ को समझाया था पर वो नहीं समझी थी। वो सोच रहा था। उसे उस लड़की से उलझन होती थी। उसने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी। उसने अपने लिए उस लड़की की बेचैनी नोट की थी। मोहब्बत की ज़बान जानता था कि वो खुद उस वादी इश्क से गुजर चुका था। वो लड़की धीरे धीरे उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो रही थी। इतनी ही उसे उसके वजूद से उलझन हो रही थी। उसे इश्क और मोहब्बत से उलझन होने लगी थी। इश्क में सिवाय दर्द दिल के कुछ नहीं मिलता। वो इश्क से घबराने लगा था। वो जितना उसका ख्याल रखती वो उतना ही उससे दूर भागता। उसका अंदाज़ा था कि वो उसके साथ एक महीना भी ना रह पाएगी, उसे छोड़कर चली जाएगी। पर उसका अंदाज़ा बिल्कुल गलत साबित हुआ था। ना सिर्फ ये कि वो पिछले 1.5 साल से उनके यहाँ मौजूद थी, बल्कि उसकी मोहब्बत में दीवानी हुई जा रही थी। तो ये थी इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड। मुझे लगा था कि ये थोड़ा कम ही लेंथी होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया। और सच्ची बताऊँ बहुत इंटरेस्टिंग भी हो गया कि नगीन का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और जो उस बेचारे के साथ हुआ वो भी वाकई में अफसोस वाली बात है। कभी कभी तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है कि वकील होकर वो अपना केस नहीं लड़ सकता तो वो किसी और का क्या लड़ सकता होगा। लेकिन खैर मुझे अच्छी लगी स्टोरी। और आप लोग भी बताइए कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है। मुझे पहली एपिसोड तो बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन अब कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई और अब देखते हैं कि वो कैसे ठीक होते हैं और वो कैसे ज़िंदगी की तरफ वापस लौट कर आता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी लास्ट एपिसोड में, क्योंकि मैंने देखा कि इसके अभी बहुत सारे सफ़हात रहते हैं तो ये अभी बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाली है। तो एक एपिसोड, क्योंकि फ़र्स्ट एपिसोड बहुत शॉर्ट हुई है तो सेकंड एपिसोड में बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं कर सकती, तो इसका मुझे एक थर्ड पार्ट भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी लास्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।